अगर हम बात करें सबसे पहले क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश की, तो देखें आपको ये बात पता होनी चाहिए कि हमारे पास क्या रीजन थे जिसकी वजह से बांग्लादेश बना। सबसे पहले जो हमारे पास रीजन था वो ये था जोग्राफिकल प्रॉब्लम। जोग्राफिकल प्रॉब्लम का मतलब ये है कि हमारे पास एक एरिया था वेस्ट, एक एरिया था ईस्ट, और बीच में हमारे पास था इंडिया। अगर हम देखें तो दोनों एरियाज क्या थे, बहुत ज्यादा दूर थे। आप ये बात बताओगे कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट वेस्ट पाकिस्तान के अंदर थी, जिसकी वजह से इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर देम कि वो उसको प्रॉपर तरीके से क्या कर सकें, मैनेज कर सकें। वेस्ट पाकिस्तान के अंदर कराची कैपिटल था, और जब वो ईस्ट पाकिस्तान की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे थे तो ईस्ट पाकिस्तान के दिलों के अंदर नफरत पैदा हुई। और जब उनके दिलों के अंदर नफरत पैदा हुई तो ऑब्वियस सी बात है कि वो हमसे अलग होने का फैसला करते हैं, और वो हमसे अलग होकर अपना एक नया मुल्क बना लेते हैं जिसका नाम होता है बांग्लादेश। उसके बाद जो दूसरा रीजन है वो है इकोनॉमिक इंजस्टिस। ये हमने अयूब खान के डाउनफॉल में भी पढ़ी थी। इनजस्टिसेस के अंदर आप बताओगे कि हमारे पास 22 फैमिलियां थी जिसके पास 66% इंडस्ट्रियल एसेट्स, 80% इंश्योरेंस और बैंकिंग के शेयर्स, सारी की सारे 22 फैमिलीज के पास थे। वो सारी की सारी 22 फैमिलीज पंजाब से बिलोंग करती थी, और सारी की सारी अयूब खान की रिश्तेदार थी। आप ये बताओगे कि ईस्ट पाकिस्तान से जो जूट से पैसा आता था, क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान के अंदर जूट की बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी, उधर से जो पैसा आता था वो सारा पैसा कहाँ पर डेवलपमेंट में लगता था, वेस्ट के अंदर। मतलब ईस्ट को डेवलप किया ही नहीं जा रहा, वेस्ट को डेवलप करा जा रहा है, करा जा रहा है, करा जा रहा है, जिसकी वजह से रीजनल डिस्पैरिटी बहुत ज्यादा हो गई। ईस्ट पाकिस्तान बिल्कुल वीक था, वेस्ट पाकिस्तान आपका डेवलप होता रहा, होता रहा। तो आप ये बात बताओगे इसकी वजह से उनके दिलों में नफरत आई। और आप एग्जाम्पल भी दे सकते हो कि हमारे पास भोला साइक्लोन आया 1970 के अंदर, जिसके अंदर क्या होता है कि ईस्ट पाकिस्तान जो कि जूट, इतना ज्यादा जूट से पैसे कमाते थे, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान ने बिल्कुल भी उनकी मदद नहीं करी, और ईस्ट पाकिस्तान की मदद एनजीओज ने करी। मतलब आपकी गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं। तो ये इकोनॉमिक इनजस्टिस की वजह से आपके पास बांग्लादेश बना। उसके बाद हमारे पास है पॉलिटिकल इनजस्टिस। अच्छा, पॉलिटिकल इनजस्टिस के अंदर तीन रीजन। पहला रीजन, 6 पॉइंट या अवामी लीग जीत। आप ये बात बताओगे कि 1970 के अंदर अवामी लीग के इलेक्शन से अवामी लीग ईस्ट पाकिस्तान के अंदर मेजोरिटी में जीती, और ओवरऑल भी मेजोरिटी के अंदर जीती। अब इसके अंदर हमारे पास क्या चीज थी कि उसके अंदर वो जब इलेक्शंस जीते तो वो किसकी बेसिस पे जीते, अपने मुजीब के 6 पॉइंट्स की बेसिस पे जीते। और उस 6 पॉइंट्स का कहना यह था कि हर पावर ईस्ट पाकिस्तान की अपनी होनी चाहिए एक्सेप्ट फॉर डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी। फिर उन्होंने कहा था कि आपने मुझे 6 पॉइंट में पढ़ा था, उनको सेपरेट करेंसी भी चाहिए थी, उनको सेपरेट ट्रेड एग्रीमेंट भी चाहिए थे, उनको जो है वो अपनी खुद की आर्म्ड फोर्सेस भी चाहिए थी। हर चीज उनको क्या चाहिए, अलग चाहिए। जब उनको हर चीज अलग चाहिए तो आप ये बात बताओगे कि इसकी वजह से क्या हुआ। इसकी वजह से उन्होंने एक अपने दिमाग के अंदर माइंडसेट बना लिया था कि हमें अलग होकर ही रहना है, हर चीज में वो सेपरेट 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 कह रहे हैं, मतलब उनको अलग ही होना था। सर दूसरी पॉलिटिकल इंडस्ट्रीज बताएं। ईस्ट पाकिस्तान के पास कभी भी कोई हाई पोस्ट नहीं आती। जितनी भी सारी हाई पोस्ट होती थी वो वेस्ट के लोगों को दी जाती थी। वेस्ट के लोगों को अगर उर्दू आती थी उनको रख लिया जाता था, लेकिन अगर बंगाली नहीं आती तो सॉरी, उर्दू आती है तो रख लिया जाता था, बंगाली नहीं आती तो भी रख लिया जाता था। लेकिन अगर बंगाली आती है और उर्दू नहीं आती तो नहीं रखा जाता था। मतलब उर्दू को इंपॉर्टेंस दी जा रही थी, आपके पास उसको नहीं दी जा रही थी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि लोगों ने ये सोचा कि भाई हम क्या करें, अलग हो जाए तो बेहतर। थर्ड रीजन आपके पास क्या है कि पॉलिटिशियंस अपनी पावर के लिए लड़ते थे। याया खान हमेशा चाहते थे वेस्ट के अंदर पावर रहे। आपके पास अगर हम देखें तो जुल्फिकार अली भुट्टो खुद चाहते थे कि मैं क्या बनूं, कोई प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बनूं। इसी वजह से उन्होंने मुजीब को काफी तंग करा। मुजीब को देखो तो मुजीब भी अपनी पोजीशन तोड़ने के लिए तैयार नहीं, हालांकि मुजीब जीते हैं, लेकिन अपनी अना इतनी ज्यादा थी, जिसकी वजह से आप ये बताओगे कि हमारे पास पॉलिटिकल इनजस्टिसेस होती हैं, और इसकी वजह से पाकिस्तान आपका फॉर्म होता है। तो ये हमने पॉलिटिकल इनजस्टिसेस पढ़ी। सर अदर इनजस्टिसेस, तो आप ये बात बोल सकते हो कि हमारे पास आर्म्ड फोर्सेस के अंदर सिर्फ 10%, 15% गवर्नमेंट सर्विसेज के अंदर, बाकी जो है वो पाकिस्तान जो है वो हमारे पास क्या था कि जो ईस्ट पाकिस्तानी थे उनका बिल्कुल ख्याल नहीं रखा जाता था। वो उर्दू बोलते नहीं थे, लेकिन उन्होंने नेशनल लैंग्वेज उर्दू को बनाया था, और बंगाली को बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही थी। उसके बाद एक और जो रीजन है वो है कल्चरल लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस। आप बताओगे कि ईस्ट के लोग और वेस्ट के लोग, मतलब एक जगह पे बंगाली हैं और एक जगह पर आपके पास कौन है, आप समझ लो कोई वेस्ट के बंदे।
अब होता क्या था, आप ये बात बताओगे कि हमारे पास इनका कल्चर बिल्कुल अलग, इनका आर्ट्स बिल्कुल अलग, इनका म्यूजिक बिल्कुल अलग, सिर्फ एक चीज, दो चीजें कॉमन है, इनका भी रिलीजन इस्लाम है, हमारा भी रिलीजन इस्लाम। लेकिन एक और जो फर्क है, जो सिमिलैरिटी है, वो ये है कि दोनों काले थे। तो आप ये बात बताओगे कि इन डिफरेंसेस की वजह से हमारे पास क्या हुआ, सेपरेशन हुआ और बांग्लादेश बना। उसके बाद हमारे पास जो एक और रीजन है, वो है रोल ऑफ इंडिया। 1971 के अंदर आप ये बात बताओगे कि जब ईस्ट पाकिस्तान इंडिपेंडेंस अनाउंस करता है तो इंडिया उसको हेल्प करता है। आप ये बात बताओगे कि इंडिया उसके साथ क्या करता है, जंग लड़ता है। आप ये बात बताओगे इंडिया किसकी मदद करने आ जाता है, ईस्ट पाकिस्तान की मदद, जिसकी वजह से आप ये बात बताओगे कि हम लोग प्रॉपर तरीके से इंडिया या किसी चीज को कैप्चर करने में नाकाम होते हैं, और हमारी अभी क्या हो रही है, आप ये बात बताओगे कि हमारे पास अभी बांग्लादेश क्या हो रहा है, क्रिएट हो रहा है। तो रिलेशन यहाँ पर क्या हो रहे हैं, रिलेशन आपके पास एक सॉर्ट ऑफ बुरे भी हो रहे हैं। और ये इंडिया का रोल था जिसकी वजह से आपके पास क्या हुई, ये पूरी कहानी आप पढ़ रहे हो कि बांग्लादेश हमारे पास क्या हुआ, अलग हो। तो ये चीज हमें क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। अब सवाल ये है कि सर आपने ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम पढ़ लिया, पॉलिटिकल इनजस्टिसेस पढ़ ली, इकोनॉमिक इनजस्टिसेस पढ़ ली, हर चीज पढ़ ली। अब सवाल है कि एक्सप्लेन व्हाई ईस्ट पाकिस्तान विश टू बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ पाकिस्तान। इकोनॉमिक इनजस्टिसेस, अवामी लीग इलेक्शन जीती तो उस पे क्या वो आया, और उसके बाद आप बताओगे क्या उनको साथ जो पॉलिटिकल इनजस्टिसेस होती थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि वर पॉलिटिकल कंसर्न्स मोर इंपॉर्टेंट देन इकोनॉमिक वंस इन द क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश। आपने तीन पॉलिटिकल कंसर्न्स बताए, एक इकोनॉमिक बता दिया, आपने कंक्लूजन दे दिया। या फिर आपने तीन इकोनॉमिक वंस बताए, एक पॉलिटिकल बता दिया और कंक्लूजन दे दिया। अब अगर आप इसमें देखो, आपने पॉलिटिकल कंसर्न पहला बताया, आपने दूसरा पॉलिटिकल कंसर्न बताया, और दूसरा पॉलिटिकल कंसर्न क्या है, असेंबली से कनेक्शन नहीं मिल रहा। तीसरा पॉलिटिकल कंसर्न हमारे पास क्या है, कि हमारे पास लस्ट ऑफ पावर। हाउएवर इकोनॉमिक फैक्टर, सवाल यह है कि क्या सिर्फ पॉलिटिकल फैक्टर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट थे इकोनॉमिक वन से, अभी ये नहीं पूछा गया ओवरऑल बताओ। तो हम क्या करेंगे इसमें, इकोनॉमिक फैक्टर और फिर कंक्लूजन देंगे। इन कंक्लूजन, इवन तो इस्लामिक इश्यूज mattered, even though the economic issues mattered, the main reason Bangladesh was created was because of political problems, the disagreement over autonomy, the unfair treatment of East Pakistan, और ये सारी आपने पूरी कहानी लिख दी। अब सवाल ये है कि to what extent were economic factors the main cause of increased टेंशन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट। अब इसके अंदर आपने सिर्फ पॉलिटिकल और इकोनॉमिक नहीं लिखना, इसके अंदर सिर्फ पॉलिटिकल और इकोनॉमिक क्यों लिखना था, क्योंकि आप कंपेयर कर रहे थे। लेकिन इसके अंदर आपने क्या करना है, सब करना है। अब जब सब करने हैं तो आप क्या बताओगे, आप ये बात बताओगे कि भाई इकोनॉमिक इनजस्टिसेस सही है। उसके बाद इकोनॉमिक इनजस्टिसेस के बाद आपके पास क्या हुआ, ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम आपने बताया। ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम के बाद आपने कल्चर एंड लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस बताए। फिर आपने इंडियन ट्रूप्स वाली बात बताई, और उसके बाद आपने कंक्लूजन पैराग्राफ दिया। अच्छा, आप इसमें कोई भी क्वेश्चन वाला रीजन और कोई भी अदर थ्री रीजन लिख सकते हो, लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि आपने इसको प्रॉपर तरीके से करना है। तो ये हमारे पास क्या थी, क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश। अब अगर मैं क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश से आगे बात करूं तो जुल्फिकार अली भुट्टो भाईजान। अगर मैं जुल्फिकार अली भुट्टो भाईजान की बात करूं तो पेपर में एक सवाल आता है कि वाई जुल्फिकार अली भुट्टो केम टू पावर। ऐसा क्या वजूहत हो गई थी कि जुल्फिकार अली भुट्टो को पावर में आने की क्या पड़ी, जरूरत पड़ी। सबसे पहला जो रीजन है वो क्या है, पाकिस्तान इंडिया से जंग हार गया था। अब आप खुद सोचो, जब हमारे पास पाकिस्तान अगर मैच हार जाए इंडिया से तो हमारी वाट लगा दी जाती। अब आप सोचो हम जंग हार गए, तो आप खुद बताओ कि हमारा इंप्रेशन क्या होगा, हमारी दुनिया के अंदर हमारी ये इज्जत क्या रह जाएगी। तो आप ये बताओगे कि हमारे पास प्रॉपर तरीके से कुछ भी नहीं हुआ, और याया के ऊपर सारा इल्जाम लगाया गया, और याया खान ने क्या कर दिया, रिजाइन कर दिया। उसके बाद हमारे पास जो दूसरा रीजन है वो ये है कि ईस्ट पाकिस्तान बिकेम बांग्लादेश, जो कि हमारा एक दफा मुल्क होता था, आज वो किसी और का मुल्क बन चुका। आप ये बात बताओगे कि हमारे पास क्या है, कि हम जो है वो कोशिश क्या कर रहे थे, हम कोशिश ये कर रहे थे कि हमारे पास जो डिफरेंट लोग हैं वो हमें क्या करें, सपोर्ट करें, हम उसके अंदर क्या करें, मदद करें लोगों की। तो इस वजह से आप ये बात बताओगे कि हमारे पास क्या हुआ, कि ईस्ट पाकिस्तान जब हम बाहर तो आपके पास जो आर्मी की वैल्यू थी वो बहुत ज्यादा गिर गई। सर थर्ड रीजन क्या है, थर्ड रीजन आपके पास ये है कि वेस्ट पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस के अंदर यही जीते थे तो इनका हक था। दूसरी चीज इनका जो है वो हमारे पास क्या हुआ, आप ये बात बता सकते हो कि हमारे पास इनके लिए जो है वो पुलिस स्टेशंस, इनके लिए जो है वो हमारे पास क्या बनी, मतलब एक सॉर्ट ऑफ रिफॉर्म्स इनके अपीलिंग थे। सर रिफॉर्म्स अपीलिंग का मतलब क्या होता है, मतलब जैसे इन्होंने नारा लगाया रोटी कपड़ा मकान, जो कि बेसिक नेसेसिटी होती है। तो इसकी वजह से लोग काफी ज्यादा इंप्रेस और जुल्फिकार अली भुट्टो को सपोर्ट करा, दैट्स व्हाई ही केम टू पावर।
तो क्यों पावर में है वो आपने बता दिया। अब सर जुल्फिकार अली भुट्टो पावर के अंदर आ गए, कुछ इनके दौर की बातें बताएं। शिमला एग्रीमेंट हुआ। शिमला एग्रीमेंट सर कैसे हुआ? अच्छा, उससे पहले इन्होंने आर्मी को कंट्रोल करने की कोशिश करी। आप ये बात बताओगे कि हमारे पास क्या हुआ, इन्होंने कहा कि मुझे क्या चाहिए, डेमोक्रेटिक सिस्टम चाहिए। आप ये बात बताओगे अंडर जस्टिस महमूद रहमान जो है वो एक कमेटी बनती है, कमेटी जब बनती है तो 43 हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स को जो है वो हटाया जाता है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ गुल हसन खान एंड चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल रहीम खान, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो आप ये बताओगे कि हमारे पास ये जो थे 43 ऑफिशियल्स को इन्होंने हटाया। आपके पास जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ गुल हसन खान, चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल रहीम खान, इनको हटाया। इन्होंने अपने बंदे लाए जैसे कि जनरल तिक्का खान को लाए। आप ये बात बताओगे कि इन्होंने क्या करा कि हमारे पास आर्मी की पावर को कम कर दिया, और इस बात पे आर्मी को बहुत गुस्सा है कि इन्होंने हमारी पावर को क्यों कम करा। उसके बाद है शिमला एग्रीमेंट। शिमला एग्रीमेंट कब हुआ? 1972 के अंदर हुआ। हमारी तरफ से कौन गए? हमारी तरफ से जुल्फिकार अली भुट्टो, सामने से इंदिरा गांधी आई, दोनों की मुलाकात हुई। और जब दोनों की मुलाकात हुई तो ऑब्वियस सी बात है इस पे बातचीत हुई। जब बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि भाई ये क्या हो रहा है और इसको हम किस तरीके से हल करें। तो उन्होंने बताया कि भाई हमें यूनाइटेड नेशंस में जाके मसले उठाने पड़ेंगे, ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी। तो उसके बाद आप ये बताओगे कि हमारे पास क्या हुआ कि ये एग्रीमेंट साइन हुआ, और इस एग्रीमेंट के थ्रू हमें 90,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर भी मिले, और हमारे रिलेशंस क्या हो गए इंडिया के साथ एक सॉर्ट ऑफ अच्छे हो। फिर फादर ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम हम क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया, इन्होंने पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन बनाई। इन्हीं की वजह से जो है वो हमारे पास क्या हुआ कि हम कहूता लेबोरेटरीज बना सके। तो कहने का मकसद ये है कि जुल्फिकार अली भुट्टो, यस ही वॉज इंपॉर्टेंट। उसके बाद आप बताओगे फॉर्मेशन ऑफ फेडरल सिक्योरिटी फोर्स। इन्होंने एक फोर्स बनाई जो कि इन्होंने कहा कि मेरी ये पुलिस है और ये मुझे सपोर्ट करेगी। कब सपोर्ट करेगी? जब हमारे पास क्या होगा, कोई मसला वसला हो जाएगा तो ये हमें क्या करेगी, सपोर्ट करेगी। लेकिन ये अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए क्या करते थे, फेडरल सिक्योरिटी फोर्स को इस्तेमाल करते थे। तो आप क्या बताओगे कि हमारे पास ये मसले फेस हुए। अब उसके बाद एक और जो चीज है वो है एग्रीमेंट बिटवीन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एंड अदर। अब हमारे पास पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उनका क्या एग्रीमेंट हुआ? आप भी बात बताओगे, पाकिस्तान जो है वो बहुत बड़ा जो है वो प्रोविंस है, मतलब शहर है। आप ये बात बताओगे कि इन्होंने एक ट्रीटी साइन करी थी 1972 के अंदर कि हमारे पास, आपके पास एनएपी और जमात इस्लामी, इन्होंने कोलिशन गवर्नमेंट सेट करनी है और इन्होंने किसी को भी गवर्नमेंट के अंदर नहीं आने देना। फिर इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पे भी काम करा, 1962 में कॉन्स्टिट्यूशन आया। इन्होंने क्या करा कि, सॉरी 1973 में कॉन्स्टिट्यूशन आया, इन्होंने क्या करा कि उसको जाकर पास करवाया। फिर आप बताओगे कि हमारे पास क्या है कि इन कॉन्स्टिट्यूशन 1973 पाकिस्तान वाज मेड इस्लामिक रिपब्लिक, इस्लाम इज द स्टेट ऑफ रिलीजन, आल्सो स्टेट दैट पीएम एंड प्रेसिडेंट कैन ओनली बी। तो हर बड़ी पावर किसके पास होगी? मुसलमानों के पास होगी। फिर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 1973 के अंदर कहा गया दो हाउसेज होंगे, एक होगा अपर हाउस और एक होगा लोअर हाउस। फिर आप ये बात बताओगे कि हमारे पास कंपलसरी कर दिया गया कि भाई आपने ये पढ़नी। उसके बाद आपने ये जो है वो हमारे पास क्या कर दिया गया, आप ये बात बताओगे कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारे पास क्या है कि फॉलो करना ही करना है किसी भी तरीके से। अब हमारे पास क्या चीज है कि भाई अगर आप इसको फॉलो नहीं करोगे तो आप क्या हुए गए। इसके अंदर सेनेट और अपर हाउस जब बनाया गया, अपर हाउस बनाया गया लोअर हाउस, तो इसके अंदर क्या किया गया, इसके अंदर एक जगह पे सीट्स क्या रखी गई अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, और एक जगह सीट्स इक्वल रखी गई कि अगर आप इसको पास करवाओगे तो इसको आपने पास विदाउट एनी कंफर्मेशन पास नहीं करवा सकते, आपने इसको पास प्रॉपर तरीके से करवाना है, एल्स क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये इतनी सारी चीजें थी जो कि आपके पास करवाई गई। फिर सेकंड इस्लामिक कॉन्फ्रेंस इन्होंने करवाई 1974 में, जिसके अंदर 35 मुस्लिम कंट्रीज हैं। आप ये बात बताओगे कि हमने मुजीबुर रहमान को एज अ सेपरेट कंट्री रिकॉग्नाइज करा, हमने बांग्लादेश के जो ये थे उनको वेलकम करा। आप ये बात बताओगे कि हमारे पास क्या हुआ कि शाह फैसल अरेबिया से आए और उन्होंने क्या करा, पैसे दिए, और पैसे क्या दिए कि बोला जाओ बेटा फैसल मॉस्क बनाकर लाओ। तो ये सेकंड समिट कॉन्फ्रेंस इनके दौर में भी। फिर इनके दौर में 1977 में इलेक्शन हुए। आप ये बात बताओगे कि भुट्टो को ये लग रहा था कि भाई मैं जीत जाऊंगा, लेकिन 9 ओपोजिशन पार्टीज जो है वो पाकिस्तान नेशनल अलायंस बनाती हैं और इनके खिलाफ शुरू हो जाती हैं। आप ये बताओगे जब इलेक्शन होते हैं तो 200 सीट्स में से 154 जो है वो हमारे पास क्या है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और पीएनए सिर्फ कितनी सीट्स जीती है, 38, जिसपे पीएनए कहती है कि धांधली भी है और बहुत ज्यादा चीटिंग भी है। आप ये बात बताओगे कि हमारे पास क्या हुआ कि अगर ये वो कर रहे हैं, धांधली कर रहे हैं, तो भुट्टो बिल्कुल सीधा हो गया। भुट्टो ने ऑर्डर दिया कि आप हर होटल के रूम में कुरान रखोगे, उसको गलत इस्तेमाल नहीं करोगे, ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे। तो ये हमारे पास क्या हुआ कि ये कुछ तरीके से अच्छा काम हुआ। तो 1977 के इलेक्शन। फिर अगर हम एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स की बात करें,
एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स के अंदर आप बताओगे ये 1972 में हुए। इसके अंदर क्या कहा गया कि अगर किसी के पास इरिगेटेड जमीन 250 एकड़ होगी तो वो कैप्चर हो जाएगी। अगर किसी के पास 500 एकड़ ज्यादा है, 500 एकड़ से ज्यादा है, तो उसकी जो है वो हमारे पास क्या होगी, लैंड जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक सॉर्ट ऑफ के कैप्चर कर लिया जाएगा अगर उससे ज्यादा उसने रखी। साथ ही साथ में यील्ड को इंक्रीज करा गया, मॉडर्न मेथड्स यूज किए गए। आप ये बात बताओगे कि हमारे पास क्या है कि एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स के अंदर हम बे इंतहा चीजें लिख सकते हैं कि HYV पेस्टिसाइड्स हमें बाहर से नहीं खरीदना पड़ता था, यहाँ पे ही खरीद को मिल जाता था। फिर आप ये बताओगे कि हमारे पास क्या है कि हर तरीके से उन्होंने एग्रीकल्चर रिफॉर्म के अंदर हमें सपोर्ट करा। उसके बाद हमारे पास है इंडस्ट्रियल रिफॉर्म। सर इंडस्ट्रियल रिफॉर्म क्या है? इंडस्ट्रियल रिफॉर्म के अंदर आप बताओगे कि भुट्टो भाई ने सारी इंडस्ट्रीज को नेशनलाइज कर लिया कि मैं क्या करूंगा, गवर्नमेंट का आउटपुट इंक्रीज करूंगा, लेकिन वो इस चीज के अंदर कामयाब नहीं हो सके। आप ये बात बताओगे कि हमारे पास क्या है कि उन्होंने जो है वो क्या करा कि सारी इंडस्ट्रीज को नेशनलाइज कर दिया। आपकी जो गुर्बत थी वो 25% से 6% पे आ गई। लेकिन जब आपके पास ये डेवलप हुआ तो आप ये बात बताओगे कि इंडस्ट्रियल रिफॉर्म हमारे किसी काम के नहीं है। एजुकेशनल रिफॉर्म्स, एजुकेशनल रिफॉर्म के अंदर आप बताओगे कि लिटरेसी रेट जब ये आए तो कितना परसेंट था, सिर्फ और सिर्फ 25% था। ये चाहते थे कि भाई क्या हो, ज्यादा से ज्यादा क्या हो, ये लोग पढ़ें और ज्यादा से ज्यादा चीजों को सीखें। तो आप ये बात बताओगे कि इन्होंने नया कंटेंट लाए स्कूल्स कॉलेजेस और सबके अंदर 3,000 न्यू स्कूल्स बनाए, डबल शिफ्ट सिस्टम जो है वो मेथड करा, स्टार्ट करा। और आप ये बताओगे कि हमारे पास ये पहला जो है वो प्रॉपर तरीके से काम हुआ। तो ये एजुकेशनल रिफॉर्म्स भी बड़े अच्छे रिफॉर्म्स हैं। फिर अगर हम हेल्थ रिफॉर्म की बात करें तो आप ये बात बताओगे कि हमारे पास क्या है कि हमने हेल्थ रिफॉर्म के लिए रूरल हेल्थ सेंटर बनाया और बेसिक हेल्थ यूनिट। रूरल हेल्थ सेंटर आपके पास क्या है कि 1 फॉर एवरी 20,000, बेसिक हेल्थ यूनिट क्या है 1 फॉर 20,000। तो 1 फॉर आपके पास क्या है कि जो हेल्थ रिफॉर्म्स है, तो एक है 1 फॉर 20,000 और एक है 1 फॉर 60,000। तो इट इज़ अ डिफरेंस जो कि हमें पता होना चाहिए। हेल्थ रिफॉर्म्स की वजह से क्या होता है, हेल्थ रिफॉर्म्स की वजह से ये होता है कि आपको जो रेज और नहीं मिल रही वो प्रॉपर तरीके से मिल रही। उसी के बाद अगर हम बात करें तो इन्होंने कुछ इस्लामिक रिफॉर्म्स भी करे। आप ये बात बताओगे कि भुट्टो भाई साहब जो है उन्होंने क्या करा? आप ये बात बताओगे कि उन्होंने इंडस्ट्रियल सॉरी, हमारे पास अगर हम उसकी बात करें किसकी, इस्लामिक रिफॉर्म्स की, तो इस्लामिक रिफॉर्म्स के अंदर आप ये बात बताओगे कि जब इनके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा आया तो इन्होंने अपनी नाइट क्लब्स, इन्होंने गैम्बलिंग, उन्होंने हॉर्स रेसिंग, इन्होंने फ्राइडे को हॉलीडे बना दिया। इन्होंने कहा मस्जिदों के अंदर आप वो जो आपके होटल्स हैं उसके अंदर कुरान रखो। कादियानी इसको डिक्लेयर कर दिया नॉन मुस्लिम। तो ये सारी चीजें इन्होंने इस्लामिक रिफॉर्म्स के अंदर करी। फिर अगर हम इनकी फॉरेन पॉलिसीज की बात करें तो आप ये बात बताओगे कि हमारे पास क्या है कि इन्होंने इस्लामिक कम्युनिटीज का दौरा करा। उसके बाद हमारे पास क्या 27 कंट्रीज को इन्होंने जो है वो क्या करा, देखा। आप ये बताओगे कि इन्होंने चाइना रशिया को भी विजिट करा अलॉन्ग विद अदर कंट्रीज विच आर वेरी एक्सपेंसिव। ड्यू टू his visit to Syria, we got a finance to establish steel mills. हमें steel mills बाहर से मिली। He tried to improve relations between with Afghanistan. He also visited Afghanistan in 1973, but PM अफगानिस्तान वॉज हॉस्टाइल टू पाकिस्तान। वो हमसे रिलेशन अच्छे करने में मौजूद नहीं थे। पाकिस्तान मेड कॉन्ट्रीब्यूशंस टू अफगानिस्तान अर्थक्वेक विक्टिम ड्यू टू विच रिलेशंस गॉट बेटर। तो हमारे रिलेशंस कुछ अच्छे हो गए। तो क्या क्या मसले हमें फेस हुए वो हमें पता होने चाहिए। अब सवाल ये है कि सर भुट्टो का डाउनफॉल क्यों आया? सबसे पहला इल्जाम इनके ऊपर लगा गया रिगिंग करी, इसने धांधली करी। तो अब इन्होंने जब धांधली करी तो ऑब्वियस सी बात है इसका डाउनफॉल आना, इसका नाम तो बिगड़ना है। फिर आप बताओगे कि हमारे पास इसके अंदर ये कहा गया कि भाई इसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो आपके पास मेन पावर्स हैं वो किसके हाथ में है? वो सारी की सारी भुट्टो के हाथ में। कोई भी हम मेन डिसीजन ले रहे हैं, कोई भी बड़ी पेमेंट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो सबको टेक ओवर जो सबको मैनेज कर रहा होगा वो कौन कर रहा होगा? सबको मैनेज कर रहा होगा आपके पास भुट्टो भाई। अब अगर उस जमाने में कुछ भी गलत होता था तो सारा इल्जाम किसके ऊपर जाता था? सारा इल्जाम आपकी टीम के ऊपर जाता था, आपके बंदों के ऊपर जाता था। तो ये एक बहुत बड़ा इल्जाम था। उसके बाद आप बताओगे कि फेयर इलेक्शंस। आप ये बात बताओगे कि हमारे पास क्या है कि स्कूल्स कॉलेजेस इन सारी चीज़ों के अंदर आप ये बात बताओगे कि हमारे पास क्या है कि इन्होंने एजुकेशनल रिफॉर्म्स के अंदर कैसे फेल हुए कि जब इन्होंने स्कूल बनाने की कोशिश करी, 3,000 स्कूल्स बनाए, लेकिन उसकी ओवर क्राउडिंग हो गई। फिर आपके लोगों ने कहा कि भाई हम पैसे कहाँ से कमाएंगे, तो इन चीज़ों की वजह से आपके एजुकेशनल रिफॉर्म्स भी फेल हुए। फिर अगर हम बात करें तो नेशनलाइजेशन पॉलिसी, इन्होंने सारी इंडस्ट्रीज को नेशनलाइज कर दिया। अब आप खुद सोचो अगर मैं एक इंडस्ट्री को गवर्नमेंट बना रहा हूँ तो वो तो बाबा आजम के ज़माने की हो जाएगी, तो वो बिल्कुल क्या हो गई, खत्म। फिर आप बताओगे कि हमारे पास उस वक्त इकोनॉमिक कंडीशंस उतनी अच्छी नहीं थी।
बलूचिस्तान इशू आया, बलूचिस्तान इशू के अंदर आपकी बात बताओगे कि हमारे पास क्या हुआ कि बलूचिस्तान के अंदर रेबेलियन स्टार्ट हुआ कि भाई हमारे हुकूक हमें नहीं मिल रहे, ये सारी चीजें नहीं मिल रही। तो उसकी वजह से आप ये बात बताओगे कि इन्होंने कुछ गवर्नर्स को क्या करा, डिसमिस करा। जैसे ही करा तो आप बताओगे वहां पे आर्म रेजिस्टेंस स्टार्ट हो जाती है और ये कहा जाता है कि भाई तुम आओ और जो है वो इसको वो करो। तो उन्होंने उस मसले को क्या कराया, कुछ हद तक जो है वो कराने की, हल कराने की क्या करी, कोशिश करी। तो ये बात हमें पता होनी चाहिए। फिर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, आप ये बात बताओगे कि हमारे पास जुल्फिकार अली भुट्टो भाई जो थे, उन्होंने क्या करा, उन्होंने हर तरीके से क्या करा, कोशिश करी कि मैं कुछ भी ऐसा करूं कि मुझे पॉपुलैरिटी मिल जाए, मुझे कुछ हो जाए। लेकिन लोगों ने उसको सख्त नापसंद करना शुरू करा। फिर आप बताओगे दुश्मनी, दुश्मनी आप ये बताओगे कि हमारे पास क्या हुआ कि हमारे पास जब ये पूरी कहानी है तो इस पूरी कहानी के अंदर आप ये बात बताओगे कि हम कुछ करते थे, हमारा नाम कुछ है, और आप ये बात बताओगे हो कुछ और है। मतलब कहने का मकसद ये है कि आपने एक तो मिलिट्री से क्या ले लिया है, बहुत बड़ा पंगा ले लिया है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन भी हो रही है। जुल्फिकार अली भुट्टो जो है वो क्या कह रहा है, जुल्फिकार अली भुट्टो कह रहा है कि मैंने आज तक ऐसी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं देखी। फ्रीडम आपको दे नहीं रहे मीडिया को, मीडिया कुछ बोल नहीं सकता, मिलिट्री से एनमिटी मिल रही है। मिलिट्री से एनमिटी कैसे मिल रही है, तो आप ये बात बताओगे जब हम वहाँ पे जाते हैं वो हमें रीफ्रेस करके दे देते हैं, प्रॉपर तरीके से बना के दे देते हैं कि हमारे पास फायदेमंद है। फिर अगर हम देखें तो हमारे पास फॉल ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मैनिफेस्टो, इन्होंने मैनिफेस्टो क्या रखा था, रोटी कपड़ा मकान। लेकिन इन्होंने किसी को भी रोटी नहीं दी, किसी को भी कपड़ा नहीं दिया, किसी को भी मकान नहीं दिया। जिसकी वजह से आप ये बात बताओगे काफी ज्यादा क्या हुई, हमें प्रॉब्लम क्रिएट हुई और इनका फेलियर आया। फिर हमारे पास है इस्लामिक रिफॉर्म्स, अन इस्लामिक रिफॉर्म्स। आप ये बताओगे कि भुट्टो ने जो है वो क्या करा, कि बहुत सारी जगहों पर इस्लामिक रिफॉर्म्स रखे जिसकी वजह से उनको ओपोजिशन जो है वो फेस होने को मिली। सवाल है वाई भुट्टो वाज एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटेड मतलब अरेस्टेड। वाई भुट्टो वाज एग्जीक्यूटेड, या तो अरेस्टेड आ जाए या फिर किल्ड आ जाए, इस तरीके से आ जाए। सबसे पहले आप चीज बताओगे मेन पावर्स इन हैंड्स ऑफ ब्रिट, हमारे पास क्या है, मेन पावर्स इन हैंड्स ऑफ ब्रिटिश। अब इसके अंदर हम क्या बात बताएंगे, इसके अंदर हम ये बात बताएंगे कि जुल्फिकार अली भुट्टो वाज अ लीडर। जो भी मेन पावर्स थी वो किसके हाथ में थी, जुल्फिकार अली भुट्टो। कुछ भी बुरा होता था, कुछ भी होता था, सारा इल्जाम किसके ऊपर जाता था, जुल्फिकार अली भुट्टो के ऊपर। तो ये मेरे हिसाब से एक बहुत बुरा स्टेप। दूसरी चीज आप बताओगे जिया वांटेड टू गेट रिड ऑफ भुट्टो, जिया को हमेशा ये बात बता दी कि ये इतना पॉपुलर है कि अगर इसने चाहा तो ये क्या कर सकता है, कभी भी बाहर आ सकता है और हमें ये क्या कर सकता है, रूल कर सकता है। तो बेहतर ये है कि इसका कहना मानो और हम इसको क्या करें, हमेशा के लिए खत्म करें। इसी वजह से आप ये बताओगे कि उन्होंने मारने की प्लानिंग करी। मर्डर केस अहमद रजा कसूर, अहमद रजा कसूरी भाई जो है वो हमारे पास एक बंदे होते हैं, एमएनए होते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। बाद में वो रिजाइन कर देते हैं। जब वो रिजाइन कर देते हैं तो आप ये बात बताओगे कि हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास एफएसएफ जो है वो हमारे खिलाफ बातें करते हैं। तो हम एफएसएफ को बोलते हैं कि जाओ जाकर क्या करो, इसको जो है वो खत्म करके आओ या फिर इसका कुछ फैसला करो। तो वो इसको मार देते हैं। जब उसको मार देते हैं तो आप ये बात बताओगे कि हमारे पास क्या है, कि उनके ऊपर ये केस चलता है। और केस चलने के बाद जब ये पता चलता है कि भाई हाँ ही वॉज इन्वॉल्व, तो उसके बाद आप ये बताओगे कि हमारे पास क्या है, कि इनको हैंग कर दिया जाता है। तो ये हमारे पास क्या है, वाई जुल्फिकार अली भुट्टो, हमारे पास इसका जो रीजन है वो क्या है, वाई भुट्टो वाज एग्जीक्यूटेड। और बाकी जो हमारे पास सवाल है कि वो भाई किस तरीके से उन्होंने वो चीजें करी जो हमने अभी पढ़ी। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से आप ये बात बोल सकते हो कि भाई ये क्या हो गया फिर। अब सवाल है कि वाई भुट्टो वाज एग्जीक्यूटेड, एक तो मेन पावर्स इन हैंड्स ऑफ भुट्टो। उसके बाद आप बताओगे कि हमारे पास जिया वांटेड टू गेट रिड ऑफ भुट्टो। और उसके बाद आप बताओगे कि हमारे पास मर्डर केस हुआ जिसकी वजह से हमने ये बात क्लियर कर दी कि भाई अब हमें क्या हो जाना है, अलग हो जाना। अब सवाल ये है वाई जुल्फिकार अली भुट्टो केम टू पावर, पहला रीजन, दूसरा रीजन एंड तीसरा रीजन। एक्सप्लेन वाई जुल्फिकार अली भुट्टो रिफॉर्म्ड एजुकेशन बिटवीन 1971 एंड 1977, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। 1971 से लेकर 1977 तक हमने एजुकेशन को रिफॉर्म करने की क्यों कोशिश करी, इसका आंसर मैंने नोट्स में नहीं दिया हुआ। पहला जो रीजन है वो ये है कि जब ये आपके पास वो बने थे, आपके पास हाई पोस्ट पर आए थे, जब आपके लीडर बने थे, तो आपके पास जो लिटरेसी रेट था वो कितना था, 25% तकरीबन था। सही है। इनको उस लिटरेसी रेट को क्या करना था, इंक्रीज करना था, जिसकी वजह से आप ये बात बताओगे कि इन्होंने एजुकेशन को रिफॉर्म करने की कोशिश करी। दूसरी चीज, उस जमाने के अंदर गर्ल्स, बेटियां ये एजुकेशन के अंदर प्रॉपर तरीके से इन्वेस्ट नहीं करती थी। अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने सोचा यार अब इनके पास पैसे तो है नहीं, तो बेहतर ये है कि हम इनको क्या करते हैं, कुछ बनाते हैं, कुछ करते हैं, जिससे क्या होगा कि अगर हम इनको एजुकेशन देंगे तो ये पढ़े लिख कर कुछ अच्छा करेंगे।
उसके बाद आप बताओगे कि हमारे पास देखें, जब आप एजुकेशन करते हैं ना तो आप बड़ा सोचते हैं। तो हमेशा अल्लामा इकबाल चाहते थे कि जो उनके स्टूडेंट्स हो, जो उनको सुनते हैं, वो हमेशा क्या हो, जब उनके घर से गुजरें तो आप ये बात बताओ कि वो ये बात मेंशन करें कि भाई हाँ यार, हमें इस पढ़ाई की वजह से क्या हुआ कि हमें कोई चीज़ अच्छी हुई। जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अगर किसी एजुकेशन को बेहतर बनाया, तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो चाहता था कि यार ये लोग एक आउट ऑफ द बॉक्स सोचें, इनका दिमाग खुले। फॉर एग्जाम्पल, आप ओ लेवल्स ए लेवल्स कर रहे हो, आपका दिमाग खुलेगा, आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचोगे, आप कुछ अच्छा करोगे। लेकिन आपने कोई घसी पिटी अगर कोई एजुकेशन ली, तो आप शायद इतना ज्यादा डेवलपमेंट ना करो। तो क्यों उन्होंने एजुकेशन को प्रमोट करा, आपने बताया। उसके बाद आपके पास सवाल है कि असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ डोमेस्टिक पॉलिसीज इंट्रोड्यूस बाय जुल्फिकार अली भुट्टो। सबसे पहले आपने लिखा कि भाई डोमेस्टिक पॉलिसी सक्सेसफुल थी, आपने कॉन्स्टिट्यूशन 1973 का लिखा। आपने उसके बाद जो है वो लिटरेसी रेट वाली बात बताई। उसके बाद आपने जो है वो क्या बताया, रूरल हेल्थ सेंटर एंड बेसिक हेल्थ यूनिट, मतलब उनके हेल्थ रिफॉर्म्स होते हैं। उनके हेल्थ रिफॉर्म्स बनाने के बाद आपने कहा टू सम एक्सटेंट हिज रिफॉर्म्स वर नॉट सक्सेसफुल। आपने कहा उनके रिफॉर्म्स कुछ हद तक सक्सेसफुल नहीं थे। पहला मेन मकसद क्या है कि उन्होंने सारी पावर अपने हाथ में रखी थी, अगर कुछ भी बुरा जाता था सारा इल्जाम किसके ऊपर जाता था, सारा इल्जाम जो है वो उनके ऊपर जाता था, जुल्फिकार अली भुट्टो के ऊपर, कि मतलब तुमने ये चीज करी है गलत। तो आप बताओगे इन कंक्लूजन, जुल्फिकार अली भुट्टो डोमेस्टिक पॉलिसीज इंट्रोड्यूस बिटवीन 1971 एंड 1977 वर लार्जली इफेक्टिव, हिज एफर्ट्स टू सच as introduction of Constitution of 1973 and focusing education and healthcare were significant steps towards progress. These policies gained wide support and addressed crucial issues like political representation and public welfare. Despite some weaknesses, Bhutto's reform contributed positively to the development of Pakistan during his tenure. Therefore, it can be concluded that his domestic policies were indeed in bringing about positive messages in the country. फिर सवाल है वाई जुल्फिकार अली भुट्टो रूल एंडेड। सवाल है कि भाई जुल्फिकार अली भुट्टो का रूल एंड क्यों हुआ। तो पहला जो हमारे पास रीजन है वो क्या है, आप ये बात बताओगे कि एक इल्जाम ये लगा गया भुट्टो ने इलेक्शंस में रैगिंग करी। दूसरा जो लगा गया भाई, मेन आपके पास जो चीज है वो क्या है कि इन्होंने पॉलिटिक्स को अपने हाथ में रखा हुआ था, जो भी हो रहा है सब यही कर रहा है। उसके बाद आप बताओगे कि हमारे पास क्या है कि एजुकेशन के अंदर फेलियर हुआ, या फिर कोई भी आप फेलियर लिख सकते हो, सही है, इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन। फिर सवाल है वाई ही वॉज एग्जीक्यूटेड। एग्जीक्यूटेड का मतलब है अगर मार रहे हैं, अरेस्टेड, एग्जीक्यूटेड, किल्ड, इस तरीके से। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि भाई जुल्फिकार अली भुट्टो को एग्जीक्यूट करने का जो रीजन था, वो आप ये बताओगे कि हमारे पास क्या है कि भुट्टो ही हर चीज है। वन ऑफ द मेन वीकनेस ऑफ दिस गवर्नमेंट वाज दैट फोकल पॉइंट, जो भी होता था सारा इल्जाम किसके ऊपर जाता था, जुल्फिकार अली भुट्टो के ऊपर, जिसकी वजह से क्या होता था, काफी ज्यादा मसला होता। फिर आप बताओगे जब जिया ने रिप्लेस भुट्टो फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, भुट्टो ट्राई टू रीअसर्ट हिज पॉलिटिकल पावर बाय गेनिंग सपोर्ट फ्रॉम पीपल। दिस वाज अ थ्रेट टू वैल्यू ऑफ जिया, थस भुट्टो वाज एग्जीक्यूटेड टू एलिमिनेट दिस थ्रेट। तो उन्होंने एग्जीक्यूट इसलिए करा कि उनको डर था कि ये कभी भी पावर में आ जाएगा और ये कभी भी मुझे टेक ओवर कर लेगा। थर्ड रीजन आपके पास जो है वो क्या है, आप बताओगे कि इनके ऊपर मर्डर केस था, जिसकी वजह से ही वाज एग्जीक्यूटेड। इनके ऊपर मर्डर केस लगता है कि भाई आपने जो है वो क्या करा है, अहमद रजा कसूरी के बस आपको मारा है, और वो शादी तो आपसे आ रहे होते हैं, एफएसएफ को कहते हैं कि देखो क्या हो रहा है। वो लोग अटैक करते हैं, उसके बाद वो जो है उनको क्या कर देते हैं, मार देते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो कहानी है, जिसकी वजह से आप ये कह सकते हो कि वाई जुल्फिकार अली भुट्टो वॉज एग्जीक्यूटेड। तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। तो हमारे पास यहाँ तक की जो कहानी थी वो क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश एंड जुल्फिकार अली भुट्टो की थी। अच्छा, अब 2 मिनट रुकिएगा, हम 2 मिनट के बाद जियाउल हक, बेनजीर एंड नवाज स्टार्ट करें। अच्छा बेटा देखें, सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है, क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश का सिंपल सा सवाल आएगा, या तो 7 मार्क का है, 14 मार्क का। अच्छा, मैंने 7 मार्क और 14 मार्क में डिफरेंट डिफरेंट रीजन इसलिए दिए हैं ताकि जब आप उसको पढ़ो तो आपको अक्ल आपकी थोड़ी काम करे। अगर मैं जियाउल हक की बात करूं, तो जियाउल हक से पहले आपको ये बात पता है कि 1971 से लेकर 1972 तक कौन रूल कर रहा था, सॉरी 77 तक, जुल्फिकार अली भुट्टो। 1977 के अंदर हमारे आते हैं जिया भाई। जिया भाई वापसी आर्मी के बंदे आए। आप ये बात बताओ कि जिया हमारे पास उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, उन्होंने ऑपरेशन फेयर प्ले करा जब जब जुल्फिकार अली भुट्टो वॉज फाउंड गिल्टी, इन्होंने ऑपरेशन फेयर प्ले करा। और ऑपरेशन फेयर प्ले करके आप बताओगे कि इन्होंने भुट्टो की गवर्नमेंट को डिसमिस करा और मार्शल लॉ लगा दिया। सबसे पहले आके इन्होंने क्या कोशिश करी कि इन्होंने बलूचिस्तान इशू को सॉल्व कराने की कोशिश करी। जुल्फिकार अली भुट्टो के दौर के अंदर मसला ये था कि इन्होंने जुल्फिकार अली भुट्टो ने कुछ बलूचिस्तान के गवर्नर्स को हटाया था, जिसकी वजह से बलूचिस्तान के लोगों ने कहा था कि हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। ऑन दी अदर एंड जियाउल हक उसको क्या कर रहे हैं, सॉल्व करवा रहे हैं। फिर इन्होंने आके एक और जो तबाही काम करा है, इन्होंने फेडरल सिक्योरिटी फोर्स को डिसबैंड कर दिया। डिसबैंड का मतलब ये होता है
कि अब उसको खत्म कर दिया। क्यों? ताकि ये उनको लेसन एक सिखाना चाहते थे कि इंसान के बच्चे बनो। फिर इन्होंने इस्लामाइजेशन पॉलिसीज स्टार्ट करी। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन्होंने इस्लामाइजेशन पॉलिसीज क्यों स्टार्ट करी? वाई जिया इंट्रोड्यूस इस्लामिक रिफॉर्म? पहला जो हमारे पास रीजन है वो ये है कि जिया भाई ये चाहते थे कि भाई मुसलमान जो है उनका लीडर क्या हो, मुसलमान हो। वो ये बात चाहते थे कि भाई इस्लामिक टीचिंग पहले फॉलो नहीं हुई, अब फॉलो होती रहे। वो ये बात चाहते थे कि हमारे पास क्या है कि जो वो है, भुट्टो की इन्फ्लुएंस है वो हमें खत्म करनी पड़ेगी, और उसका एक ही तरीका है कि हम ये कहेंगे कि भुट्टो एक अन इस्लामिक बंदा है और बाकी जो है वो हम लोग इस्लामिक बंदे हैं, तो आप हमें फॉलो करें। तो इस तरीके से हम उसकी गंदगी और को हटा सकते हैं। तो इस वजह से हमने क्या करा, जिया को इसलिए इस्लामाइजेशन उन्होंने लाया। दूसरा रीजन, जिया जो है वो चाहते थे कि रिलीजियस ग्रुप सच एज जमात इस्लामी उनको सपोर्ट करे, जिसकी वजह से आप ये बात बताओगे कि उन्होंने ये कारनामा करा। थर्ड रीजन आप क्या बताओगे कि हमारे पास क्या है, कि जिया चाहते थे कि वांटेड टू हैव सपोर्ट ऑफ रिलीजियस ग्रुप्स लाइक जमात इस्लामी। तीसरा रीजन क्या है, बिसाइड जिया वांटेड टू हैव अ स्ट्रांग एंड स्टडी गवर्नमेंट बेस्ड ऑन इस्लामिक स्टेट। बेसिकली जिया भाई ये चाहते थे कि अगर कोई भी बंदा गलत करे, कोई भी फॉल्स एलिगेशन लगाए, कोई भी कुछ करे, तो आप उसके ऊपर क्या कर सको कि रिएक्ट कर सको। मतलब ये है कि हमारा इस्लाम इतना स्ट्रांग हो कि अगर हमारी कम्युनिटी में कोई भी गलत काम करे या कुछ करे तो हम उसको फौरन उसके खिलाफ एक्शन लें। तो इस वजह से इस्लामिक पॉलिसीज हमारी इंट्रोड्यूस। और एक और जो उसका रीजन है कि इस्लामिक रिफॉर्म्स क्यों इंट्रोड्यूस हुए, तो उसका रीजन ये है कि हमारे पास क्या भाई, जिया भाई क्या समझते थे कि इस्लाम अगर होगा तो हमारी जो जक़ात है वो सबके पास इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी। फिर साथ ही साथ में हमारी जो प्रॉफिट है उनको कोई डिसरिस्पेक्ट करने की किसी की हिम्मत नहीं होगी। तो कहने का मकसद है इन चीज़ों की वजह से क्या होगा, इन चीज़ों की वजह से जिया भाई ने अपनी इस्लामिक रिफॉर्म्स को क्या करा, इंट्रोड्यूस करा। तो ये बात हमें क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। उसके बाद इन्होंने इस्लामिक रिफॉर्म्स के अंदर पहला जो ऑर्डिनेंस लाया वो था हुदूद ऑर्डिनेंस। हुदूद ऑर्डिनेंस क्या होता है कि किसी चीज की हद सेट कर दी। अब सर इन्होंने किस चीज की हद सेट कर दी? सबसे पहले आप ये बात बताओगे कि इन्होंने 1977 में ये इंट्रोड्यूस करा। इसके अंदर क्या कहा गया, इसके अंदर ये बात कही गई कि भाई आपके पास अगर कोई भी बंदा जो है वो हमारे पास क्या होगा, कि अगर कोई भी बंदा अगर गिल्टी फाउंड होता है, अगर वो कोई शराब पी रहा है या कोई गैम्बलिंग कर रहा है, तो उसको कितने लैशेस पड़ेंगे, उसको 80 लैशेस पड़ेंगे। उसके बाद आप ये बात बताओगे कि अगर कोई बंदा मर्द हजरात या अगर कोई वुमेन अगर कोई एडल्ट्री के अंदर होता है तो स्टोन टू डेथ है अगर मैरिड है, और अगर मैरिड नहीं है तो क्या होगा, 100 लैशेस उसको पड़ेंगे। साथ ही साथ में आपके पास एक और जो चीज़ है वो क्या है, कजफ। कजफ क्या है, किसी के ऊपर झूठा इल्जाम लगाना। तो अगर आपने किसी के ऊपर झूठा इल्जाम लगाया और आप 4 विटनेस नहीं ला सके तो आपकी ही क्या होगी, पिटाई होगी। उसके बाद आप ये बात बता सकते हो कि हमारे पास एक और जो इसका बाद हम इसको कह सकते हैं, वो हमारे पास क्या है कि ये अच्छे अच्छे हमने पढ़े ना, हुदूद ऑर्डिनेंस पढ़ा हमने, जो है उसके बाद क्या पढ़ा, हुदूद ऑर्डिनेंस के ये अच्छी अच्छी चीजें हैं, लेकिन हुदूद ऑर्डिनेंस की कुछ बुराइयां भी तो थी कि इन्होंने लिकर को देख लिया, इन्होंने कजफ को देख लिया, इन्होंने हर चीज देख ली ना, मतलब लिकर, हुदूद, एडल्ट्री, हर चीज। लेकिन मसले क्या थे, मसले ये थे कि भाई आपके पास ये जो पूरा हुदूद ऑर्डिनेंस है, इस हुदूद ऑर्डिनेंस के अंदर ये कहा गया कि फॉर एग्जाम्पल अगर किसी लड़की के साथ कुछ बुरा होता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी लड़की के साथ कुछ बुरा करा। अब जब मैंने अगर किसी लड़की के साथ कुछ बुरा करा तो मैं ओपनली तो नहीं करूंगा ना, मैं छुपके से करूंगा। अब जब मैं छुपके से कुछ करूंगा तो जाहिर सी बात है अगर मैं छुपके कर रहा हूँ तो उस वक्त क्या 4 गवाह उसके पास होंगे, नहीं होंगे। अब होता ये था कि इन्होंने ये कहा कि अगर कोई बंदा एडल्ट्री करता है तो उसको 100 लैशेस पड़ेंगे। लेकिन अगर कोई बंदा वो करता है क्या, मतलब किसी के साथ अगर वो होता है फॉर्निकेशन, रेप होता है, तो उसको फिर एडल्ट्री की सजा नहीं मिलेगी। लेकिन होता क्या था कि अगर फॉर एग्जाम्पल किसी लड़की के साथ कुछ बुरा हो रहा है और वो कंप्लेन करने भी जाती थी तो क्या होता था कि उसको एडल्ट्री के केस में जो है वो डाल दिया जाता था, और वो मदद मांगने गई, उल्टा उसको क्या होती थी, उसकी और पिटाई होती थी। तो ये जो चीज़ है ये हमें क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। फिर हमारे पास जो दूसरी चीज है वो है फेडरल शरीयत कोड। फेडरल शरीयत कोड अगर हमारे पास देखा जाए तो 1979 के अंदर बना, और इसके अंदर क्या कहा गया कि जो भी टीचिंग्स होंगी कुरान एंड सुन्नत के मुताबिक होंगी और कुछ भी नहीं होंगी। इसके अंदर टोटल जो है वो हमारे पास क्या है, 5 जजेस, एक चेयरमैन, 3 उलमाज होते थे। बाद में और ज्यादा इंक्रीज हुए, और जिसकी वजह से आप ये बताओगे कि हमारे पास एक इस्लामिक कल्चर क्या हुआ, डेवलप। फिर इन्होंने ऑर्डिनेंस फॉर रमजान निकाली कि कोई भी बंदा अगर पब्लिक ईटिंग करेगा तो उसको 3 महीने की जेल और 800 रुपये क्या देनी पड़ेगी, उसके ऊपर 800 रुपये का टैक्स देना पड़ेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसके अंदर था क्या, इसके अंदर आप ये बात बताओगे कि हमारे पास क्या है,
कि अगर कोई बंदा बहुत ज्यादा जो है वो हमारे पास क्या है, मजबूरी है, जैसे अगर कोई पेशेंट है, डॉक्टर्स के अंदर अलाउड होगा कि भाई वो बंदा खा सकता है, आपके बस स्टेशन पे अलाउड होगा, एयरपोर्ट्स पे अलाउड होगा, मतलब वो बंदे खा सकते। तो ये ऑर्डिनेंस है फॉर द सेंसिटी इन द ऑफ सेंसिटी इन द मंथ ऑफ रमजान। फिर है जक़ात ऑर्डिनेंस। जक़ात ऑर्डिनेंस के अंदर क्या कहा गया? जक़ात ऑर्डिनेंस के अंदर ये कहा गया कि भाई ये जून 1980 के अंदर हर बंदे को कितनी परसेंट देनी पड़ेगी, जक़ात देनी पड़ेगी। उसके बाद ये कहा गया कि भाई आपके पास करंट अकाउंट में जक़ात नहीं हटेगी, लेकिन सही जो आपके पास वो होता है सेविंग्स अकाउंट, उसके अंदर जक़ात क्या होगी, कटेगी। अब जक़ात जब कटेगी तो किस तरीके से कटती है, इसको प्लीज गौर से समझिएगा। सबसे पहले आपको ये बात पता है कि भाई देखें जक़ात के अलग अलग रेट्स हैं, लेकिन उशर जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास एग्रीकल्चर टैक्स होता है उससे रिलेटेड होता है। तो उससे क्या हुआ कि हमें काफी ज्यादा क्या मिल गई, एक क्लियरेंस मिल गई। तो जक़ात ऑर्डिनेंस भी हो गया। उसके बाद आपने क्या बता दिया, उसके बाद आपने उशर ऑर्डिनेंस भी बता दिया। फिर हमारे पास आई इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग। इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग जून 1980 के अंदर भी। और इसके अंदर क्या कहा गया कि अगर कोई बंदा जो है वो हमारे पास क्या है कि इसके अंदर हमारी वो करता है कि ये हमारी हेल्प आउट करता है, तो हम उसको क्या करेंगे, वो देंगे। अब उशर ऑर्डिनेंस के अंदर कहानी क्या है कि अगर किसी का 948 किलोग्राम से अगर कम वो है, तो उसको कोई भी चीज देने की जरूरत नहीं। तो ये हमारे पास क्या हुआ, कुछ अच्छी चीजें भी। फिर आपके पास क्या है, कंपलसरी टीचिंग्स जो है वो हमारे पास आई। कंपलसरी टीचिंग्स पाकिस्तान शरीफ इस्लामियत को कंपलसरी करा दिया गया, यूनिवर्सिटी में पढ़ाया गया, मैट्रिक में पढ़ाया गया, इंटर के अंदर जो है वो आपके पास पढ़ाया जा रहा है, साथ ही साथ के अंदर आप जो है वो अपनी ओ लेवल्स के अंदर पढ़ रहे हो, तो बहुत ज्यादा प्रमोट हुई। फिर अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है कि इन्होंने मीडिया को शर्म दिला दी। इन्होंने मीडिया के अंदर कहा कि जितनी भी हमारी एंकर्स बैठेंगी सब दुपट्टा पहन के बैठेंगी, अजान होगी अरबिक के अंदर होगी। और ये बहुत एक अच्छा कॉन्सेप्ट इन्होंने लिया। उसके बाद आप बताओगे कि हमारे पास क्या चीज़ है कि इन्होंने आ, मजलिस शूरा बनाई, उसके अंदर लोगों से मशवरा लेते थे और मशवरा लेने के बाद उस पर इम्प्लीमेंटेशन करते थे। तो ये हमारे पास कहानी थी जो कि हमें पता होनी चाहिए। अब जो ये कहानी है, इस कहानी के अंदर एक पॉइंट है जिसका नाम है मूवमेंट ऑफ रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी, MRD। अब सर ये MRD क्या है, आप ये बात बताओगे। जिया भाई जैसे ही आए तो जिया भाई ने अनाउंस करा कि भाई मैं इलेक्शंस करवाऊंगा, लेकिन जब उन्होंने ये बात अनाउंस करी कि मैं इलेक्शंस करवाऊंगा तो क्या हुआ ऐसा? तो आप ये बात बताओगे कि हमारे पास बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज को जब ये लोग जेल में डालते हैं तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज इनके खिलाफ हो जाती हैं और कहती हैं कि भाई हम जो है वो क्या करेंगे कि हमें डेमोक्रेसी चाहिए, हमें डिक्टेटरशिप नहीं चाहिए। तो काफी लोगों ने क्या करा, इसको वो करा। और आप ये बताओगे कि हमारे पास मूवमेंट ऑफ रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी बनी, ये चीज हमें पता होनी चाहिए। साथ ही साथ में फिर नेशनल रेफरेंडम हुआ 1985 के अंदर। उसके अंदर ये कहा गया कि अगर आपको इस्लामाइजेशन चाहिए तो आप हमें वोट दो, अगर इस्लामाइजेशन नहीं चाहिए तो आप हमें वोट नहीं दो। तो ये जो चीज़ है ये क्या है, हमें पता होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं नेशनल रेफरेंडम। तो नेशनल रेफरेंडम के अंदर भी वही चीज़ है। इलेक्शंस ऑफ 1985, इलेक्शंस ऑफ 1985 के अंदर आप ये बात बताओगे कि जैसे ही इलेक्शंस होते हैं तो जिया भाई जो है वो अपने आप को अनाउंस कर देते हैं कि भाई मैं जो है वो क्या करूंगा, असेंबलीज को रन करूंगा। फिर आप ये बताओगे कि हमारे पास इलेक्शन जो है वो हमारे पास जब 1985 के होते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि जनवरी के अंदर होते हैं और फेब्रवरी के अंदर होते हैं। जनवरी के अंदर जो है वो हम इलेक्शन जो है वो जो जब होते हैं तो उसके अंदर MRD पूरा बाइकआउट करा हुआ होता है। अब जब MRD ने बाइकआउट करा हुआ होता है तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्शंस कौन जीतेगा, जो बंदे किसके सहारे पे चल रहे हैं, जो हमारे पास उसके सहारे पे चल रहे हैं, किसके, जियाउल हक के। तो आप ये बात बताओगे कि फिर जियाउल हक ने जो है वो खुद ओथ लिया और मोहम्मद खान जुनेजो को जो है वो अपनी पोजीशन पर लेकर आए। अब जैसे ही वो पोजीशन पर लेकर आए तो अब आप बताओगे कि हमारे पास होता क्या है। होता ये है कि मोहम्मद खान जुनेजो के साथ कुछ सीन्स होते हैं। वो आप ये बात बताओगे कि इनको हमने एज अ प्रेसिडेंट लिया है, लेकिन बाद में इनका क्या होता है कि एक तो ये जो प्राइम मिनिस्टर था, हम ये समझ रहे थे कि लोग आपस में लड़ेंगे नहीं, लेकिन ये लोग बहुत ज्यादा लड़े। दूसरी जो चीज़ है वो हमें ये लग रहा था कि भाई मोहम्मद खान जुनेजो का जो प्राइम मिनिस्टर है वो काफी लॉन्ग पीरियड रहेगा, लेकिन उनको फौरन क्या कर दिया गया, डिसमिस कर दिया गया, क्योंकि क्वालिटी क्या थी, अच्छी नहीं थी। और ये क्यों डिसमिस किया गया था, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो हम ओजरी कैंप डिजास्टर में पढ़ते हैं। 1988 में हुआ, एमिनेशन डिपो में आग लगी, बहुत सारे लोगों ने हमें जो है वो क्या करा, हमने उनकी मदद करने की कोशिश करी। आप ये बात बताओगे ओजरी कैंप डिजास्टर के अंदर जैसे ही आपके पास जुनेजो भाई आपके पास एक वो बनाते हैं, क्या बनाते हैं, कमेटी। तो हमारे पास क्या होता है, उसमें आर्मी के बंदों की नाम आ जाते हैं, और जैसे ही आर्मी के बंदों के नाम आते हैं तो क्या होता है कि जियाउल हक भाई कहते हैं कि ये आर्मी के बंदे को हटाए, उससे पहले मैं मोहम्मद खान जुनेजो को क्या कर दूंगा, फारिग कर दूंगा। तो मोहम्मद खान जुनेजो एज प्राइम मिनिस्टर, ओजरी कैंप डिजास्टर एंड जुनेजो गवर्नमेंट वॉज डिसॉल्व।
सर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में हम क्या क्या बताएंगे? तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के अंदर हम ये बात बताएंगे कि इन्होंने क्या करा कि पहले सारी इंडस्ट्रीज नेशनलाइज थी, उनको इन्होंने प्राइवेटाइज करा। फिर आप बताओगे कि हमारे पास एवरेज ग्रोथ रेट कितना हो गया था, 6.2%, हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। फिर आप ये बात बता सकते हो कि हमारे पास क्या चीज हो गई थी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के अंदर, इन्होंने प्राइवेट इन्वेस्टर से पैसे मंगाए। आप ये बात बताओगे, इन्होंने लोगों को कहा कि भाई आप बाहर से क्या करें, पैसे भेजें। तो ये जो चीज है, इस तरीके से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स चल रहा है। एट द सेम टाइम अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात करें, आप ये बात बताओगे कि हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ चेंजेस आए, और कुछ चेंजेस क्या है कि इन्होंने प्रेसिडेंसी को जो है वो क्या बना दिया कि भाई हर कोई नहीं बन सकता, इसके लिए आपको क्या बनना पड़ेगा, लिटरेट बनना पड़ेगा, आपको पढ़ना लिखना आना चाहिए। फिर इसी तरीके से हमारे पास क्या है कि हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म ये होता है कि हम 8 अमेंडमेंट आती है जिया के दौर के अंदर, और उस 8 अमेंडमेंट के अंदर ये कहा जाता है कि आर्मी ने आज तक जो भी करा वो सब सही करा। और ये कहा जाता है कि आपके पास साथ ही साथ में आर्मी ने जो करा वो सब सही करा। और एक और जो इम्पोर्टेंट बात की जाती है वो ये की जाती है कि एट अमेंडमेंट के तहत ये कहा जाता है कि प्रेसिडेंट की पावर क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स है। सवाल ये आता है कि व्हाई देयर वर पॉलिटिकल क्राइसिस इन द लेट 1980s। सबसे पहला जो हमारे पास रीजन है वो क्या है? आप ये बात बताओगे कि थ्रू आउट द कंट्री वायलेंस बहुत ज्यादा फैल रहा है। जब ये रूल के अंदर आए तो रूल मतलब इनका एंड हो रहा था, तो अफगान रेफ्यूजीज बहुत ज्यादा है, और जब अफगान रेफ्यूजीज आए तो ट्रैफिकिंग हो रही है, आपके पास ब्लीडिंग हो रही है। तो जब ये सारी चीजें आपके पास हो रही हैं तो हमारे पास क्या हो रहा है कि लोग मर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं। अब जब आपके पास वायलेंस फैल रहा है, ड्रग ट्रैफिकिंग हो रही है, क्लाशन ऑफ कल्चर आ रहा है, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, खून खराबा, सारी चीजें प्रॉपर तरीके से हो रही हैं, तो एट द एंड होगा क्या? एट द एंड यही होगा ना कि भाई मैं कैसे गवर्नमेंट रूल कर सकता हूँ। अगर इमरान खान की गवर्नमेंट चल रही है और उसके अंदर खून खराबा हो रहा है, सब हो रहा है, तो इमरान खान की गलती नहीं है, लोगों की गलती है। जिया के दौर में भी ऐसा ही हुआ, जब अफगान रेफ्यूजीज इतने आ गए, उन्होंने खून खराबा हर चीज प्रॉपर तरीके से शुरू कर दी। दूसरी जो चीज है वो ये है कि प्रोविंसेस सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ एग्री करने के लिए तैयार नहीं थे। सर क्यों एग्री करने के लिए तैयार नहीं थे? क्योंकि जो प्रोविंसेस थे, सिंध कहता था कि भाई मुझे अलग होना है, बलूचिस्तान एनडब्ल्यूएफपी उनके अपने मसले चल रहे थे, खासतौर पे बलूचिस्तान इशू एक चल रहा था। फिर एनडब्ल्यूएफपी के अंदर ये था कि भाई वहां पे रेफ्यूजीज आ रहे थे अफगानी, वो कह रहे थे कि भाई आप हमारा फंड्स तो बढ़ाओ, फंड्स नहीं बढ़ रहे थे, तो वो अलग होना चाहते थे। थर्ड रीजन आपके पास क्या है कि जियाउल हक के टेन्योर के अंदर ओजरी कैंप डिजास्टर होता है। जैसे ही ओजरी कैंप डिजास्टर होता है तो हम मोहम्मद खान जुनेजो को कहते हैं कमेटी बनाओ। जब वो कमेटी बनाने बैठते हैं तो वो किसके अंडर कमेटी बनाता है? आप ये बात बताओगे कि जैसे ही वो कमेटी बनाता है तो उस सबको क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। और जब हटा दिया जाता है तो किसको हटा दिया जाता है? जुनेजो को। अब आपके पास जब प्राइम मिनिस्टर ही नहीं है तो अब आप खुद सोचो कि पॉलिटिकल क्राइसिस होंगे या नहीं। तो ये बात हमें पता होनी चाहिए। फिर अगर हम बात करें फॉरेन पॉलिसीज, तो फॉरेन पॉलिसीज के अंदर क्या सक्सेसफुल हैं, क्या चीजें अच्छी हैं, क्या चीज बुरी हैं। सबसे पहले 1978 के अंदर पाकिस्तान ने चाइना के साथ मिलकर एक हाईवे बनाया जिसका नाम क्या था, कराकोरम हाईवे। उस हाईवे से आपकी दोनों मुल्क क्या हो रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं। फिर आप ये बात बताओगे कि हमारे पास इससे ट्रेड एंड टूरिज्म क्या हुआ, प्रमोट हुआ। आप ये बात बताओगे कि हमारे पास क्या हुआ कि इससे दोनों के रिलेशंस क्या हुए, अच्छे हुए। तो ये पहला हमारे पास सक्सेस। दूसरा दूसरा आप क्या बताओगे कि हमारे पास जब सोवियत अफगान वॉर चल रही थी तो जो हमारे पास यूएसए था वो हमें भर 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 के सपोर्ट कर रहा था। क्यों सपोर्ट कर रहा था? क्योंकि वो समझ रहा था कि हम अफगानियों की सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने फिर जो है वो हमें इतनी पैसे दिए, सारी चीजें दी, तो जिसकी वजह से आप ये कहोगे कि हाँ भाई ये भी एक सक्सेस था। उसके बाद आप बताओगे कि हमारे पास क्या चीज है। उसके बाद हमारे पास ये चीज है कि यूएसए ने सर हमें कितनी एड्स दी थी। यूएसए ने हमें जो है वो आप बता सकते हो कि $1.6 बिलियन इन एड, $4.2 बिलियन का ट्रेड करा। साथ ही साथ के अंदर अगर हम बात करें कि सर एक और सक्सेस किया, तो यूके ने भी हमें सपोर्ट करा था सोवियत अफगान वॉर के अंदर। यूके की प्राइम मिनिस्टर मार्garet थैचर जो है वो पाकिस्तान विजिट करती हैं। आप ये बात बताओगे कि उन्होंने जो है वो काफी ज्यादा प्रेस करा, और जब इन्होंने प्रेस करा तो हमें इन्होंने एड भी दी, कितनी, तकरीबन 46 मिलियन। इन्होंने हमारे साथ ट्रेडिंग 376 मिलियन तक पहुंचाई। उसके बाद आप ये बात बताओगे कि हमारे पास क्या कहानी होती है। एक और सक्सेस जो है वो ये है कि मिडिल ईस्ट कंट्रीज के अंदर जब मसला होता है तो मिडिल ईस्ट कंट्रीज के अंदर क्या चाहिए होती है, आर्मी चाहिए होती है। हम अपने बंदों को क्या भेजते हैं, एज एन आर्मी जो है वो वहां पर भेजते हैं। जिसकी वजह से आप ये बात बताओगे कि हमारे पास क्या होगा कि जब हम आर्मी के तौर पे उनको बंदे भेजते हैं तो रिलेशंस क्या होंगे, अच्छे से अच्छे होंगे। फिर 1986 के अंदर भुट्टो के साथ जो हमारे पास बांग्लादेश है उनके साथ हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो आपके वो हैं विजिटर्स,
उनके साथ जो है वो एक शेयर करते हैं। फिर आप बताओ कि बांग्लादेश के साथ हमारे रिलेशन अच्छे होते हैं 1986 के अंदर खास तौर पे, जिसकी वजह से टूरिज्म ट्रेड बहुत ज्यादा प्रमोट होता है और आपको काफी ज्यादा फायदा होता है। लेकिन एट द सेम टाइम कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। कुछ प्रॉब्लम्स क्या हैं? सबसे पहले आप ये बात बताओगे कि हमारा जैसे ही ये चीज खत्म हुई तो हमारे पास वापसी क्या होगा? आपके चाइना पाकिस्तान की मोहब्बतें शुरू हो गई, जिसकी वजह से एक तो ये मसला है। दूसरा आप क्या बताओगे कि हमारे पास क्या है कि अफगानिस्तान जो है जब वहां से आया तो अफगानिस्तान जो है जाहिर सी बात है खून खराबा और उन्होंने करा अफगान रेफ्यूजीज ना आकर। दूसरी जो चीज आप बताओगे वो हमारे पास क्या है कि जैसे ही सोवियत अफगान वॉर खत्म होने वाली थी और हमारे पास एंड का रूल चल रहा था 1988 का, तो आप ये बात बताओगे कि हमारे पास जो जिया की आर्मी थी, जो जिया ने एड्स ली हुई थी, वो हमारे पास यूएसए ने एड्स रोकना शुरू कर दी थी। एक तो हम न्यूक्लियर उस पर बन रहे थे और साथ ही साथ में हम उनके साथ कॉपरेट नहीं कर रहे थे। थर्ड रीजन आप ये बात बताओगे कि हमने सोवियत के साथ बहुत ज्यादा पीस कॉन्फ्लिक्ट करने की कोशिश करी, लेकिन अगर देखा जाए तो हमने सोवियत से रिलेशंस बुरे कर दिए थे क्योंकि सोवियत अफगान वॉर के अंदर हम अफगानियों को सपोर्ट कर रहे थे। साथ ही साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारे पास एक प्रॉब्लम होती है जिसको हम क्रिकेट डिप्लोमेसी के थ्रू हल करते हैं, और खालिस्तान इशू और के वजह से भी मसले चलते हैं। फिर राजीव गांधी ने ये कहा कि मेरी माँ को मारने में किसका हाथ है? उसका हाथ है। किसका? पाकिस्तान का। तो रिलेशंस बुरे हुए, तो रिलेशंस अच्छे भी हुए, रिलेशंस बुरे भी हुए। और उसके बाद 1988 के अंदर एक बम धमाका होता है और जिसके अंदर जियाउल हक भाई क्या हो जाते हैं? अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। तो ये कुछ अच्छाइयाँ, कुछ बुराइयां, फॉरेन पॉलिसीज, ये सारी चीजें। जियाउल हक कौन था? जियाउल हक ने अपने दौर में क्या क्या करा? जियाउल हक की फॉरेन पॉलिसीज क्या थी? जिया के रिफॉर्म्स क्या थे? अब सवाल है कि वाई जियाउल हक इंट्रोड्यूस अ प्रोग्राम ऑफ इस्लामाइजेशन। उन्होंने इस्लामाइजेशन जो है क्यों आपके पास प्रोड्यूस करी? अब सवाल जब ये पैदा होता है तो ऑब्वियस सी बात है कि अब आप क्या करेंगे? अब जाहिर सी बात है अब आप इसका आंसर देंगे। अब जब आप इसका आंसर देंगे तो सर क्या आंसर होगा इसका? देखें, सिंपल सी चीज है, सिंपल सी कहानी है। और वो सिंपल सी कहानी क्या है? सिंपल सी कहानी कुछ इस तरीके से है। अच्छा, 1 मिनट से आप लोग रुकिएगा। 1 मिनट से रुकिएगा, हम लोग जो है वो। अच्छा, अब जो हमारे पास कहानी है वो ये है कि भाई जियाउल हक ने इंट्रोड्यूस क्यों करी इस्लामाइजेशन। पहला रीजन, उसको ये डर था कि जुल्फिकार अली भुट्टो वापसी पावर में आ जाएगा, उसको जमात इस्लामी की सपोर्ट लेनी थी। तीसरा, आप ये बात बताओगे कि उसको इस्लामिक सोसाइटी बनानी थी। चौथा, उसको ये था कि प्रॉफिट की कोई डिसरिस्पेक्ट ना करे और पैसा फैले, जिसकी वजह से उन्होंने इस्लामाइजेशन करी। 4 रीजन। टू व्हाट एक्सटेंट इस्लामाइजेशन प्रोग्राम द मोस्ट सिग्निफिकेंट डोमेस्टिक पॉलिसी, हमने डिफरेंट पढ़ी। ज़कात ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस इन रमजान, उशर ऑर्डिनेंस, ये सारी ऑर्डिनेंसेस पढ़ी। सही है, आपने इस्लामियात पाकिस्तान शरीफ कंपलसरी हो गया, मीडिया जो है उसके अंदर किस तरीके से आपने यहाँ से उठा के 3 इस्लामिक रिफॉर्म्स लिखे। 3 इस्लामिक रिफॉर्म्स के बाद आपने कहा कि और भी डोमेस्टिक पॉलिसीज, उसके अंदर आपने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बताए और उसके अंदर आपने एक और रिफॉर्म कौन से बताए? कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म। In short, the Islamization program led by Ziaul Haq was the most important domestic policy. It brought significant changes like Hudud Ordinance and Zakat Ordinance, aiming to make laws and institutions more aligned with Islamic principles. Although other policies were also noteworthy, the Islamization efforts had been profound of the lasting impact on Pakistan's government and society. Thus, it's fair to say that Islamization program had the most important policy of Ziaul Haq's government during this period. अब सवाल ये पैदा होता है कि सर इस पे अगर हमारे पास सवाल आ जाए फॉरेन पॉलिसीज के ऊपर तो हम क्या करेंगे? देखें, फॉरेन पॉलिसीज के ऊपर अगर सवाल आ रहा है हाउ सक्सेसफुल, तो आपने क्या करा? मेरे हिसाब से आपने 3 सक्सेसेस लिखे। 3 सक्सेसेस के बाद आपने एक फेलियर लिखा और लिखा इन कंक्लूजन जिया फॉरेन पॉलिसी वाज लार्जली सक्सेसफुल, हिज एफर्ट्स रिजल्टेड इन स्ट्रेंथन रिलेशनशिप्स एंड की allies। फिर आप बताओगे कोलैबोरेशन विद चाइना स्पेशली थ्रू प्रोजेक्ट्स लाइक कराकोरम हाईवे ब्रॉट इकोनॉमिक बेनिफिट्स। मतलब आप बेनिफिट्स बता रहे हो कि हाँ यार इससे ये फायदा हुआ, ये सारी चीजें बताई। And enhance cooperation between two nations. Additionally, Pakistan's support for the Mujahideen in Afghanistan garnered significant aid and military support from USA, improving bilateral relations and contributing to economic growth. Despite challenges such as strained relations with Afghanistan due to post-war issues, overall Ziaul Haq foreign policy can be considered successful during this period. तो कहने में मकसद उन्होंने हर चीज क्या करी? अच्छे तरीके से करी। तो हम 3 सक्सेसेस एक फेलियर बता रहे हैं तो हम ऑब्वियस सी बात है हम बोलेंगे कि भाई हाँ यार सक्सेसफुल है जिंदगी। फिर एक सवाल है कि व्हाई इट बिकेम चैलेंजिंग फॉर जियाउल हक टू गवर्न इन लेट 1980s। तो सिंपल सा 3 रीजंस है जो कि अभी हमने पढ़े कि
किस चीज क्या मसला हो रहा था कि एक तो कराची और के अंदर ड्रग ट्रैफिकिंग, मर्डर्स, ये सारी चीज़ें बहुत हो रही थी। दूसरी जो चीज़ है वो आपके पास वायलेंस क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा फैल रहा था। वायलेंस जो आपके पास फैल रहा था, आप ये बात बताओगे कि डिफरेंट प्रोविंसेस के अंदर ये आवाज़ आ रही थी कि हमें अलग होना है। बीच आपके पास बलूचिस्तान के अंदर कहा जा रहा है कि भाई हमें अलग कर दो, सिंध के अंदर कहा जा रहा है कि भाई हमें अलग कर दो, एनडब्ल्यूएफपी कह रहे हैं कि अफगान रेफ्यूजीज आ रहे हैं हमें एड दो। तो जब इतने मसले चल रहे हैं तो जाहिर सी बात है इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू गवर्न इट। उसके बाद आप बताओगे कि हमारे पास एक और जो उनको मसला है वो उजरी कैंप डिजास्टर की वजह से आया। जब उनके मेन बंदे जो है वो शहीद हुए उजरी कैंप डिजास्टर के अंदर, क्या हुआ कि हमने जो है वो जब लोग आपके शहीद हुए तो हमने एक कमेटी बनाई, और कमेटी किसने बनाई, आपकी जुनेजो भाई ने, अंडर जस्टिस उमर रहमान। उसके बाद 43 ऑफिशियल्स को जब हमने जब उनके नाम आए, डिफरेंट ऑफिशियल्स के नाम आए, तो हमने क्या करा कि उन्होंने हटाते, मतलब मोहम्मद खान जुनेजो उनको हटाते उससे पहले जियाउल हक ने क्या कर दिया, इनको रिमूव कर दिया। तो ये जो चीजें हैं ये हमारी जियाउल हक की भाई की कहानी है जो कि हमें पता होनी चाहिए। अच्छा, अब हमारे पास है बेनजीर भुट्टो एंड नवाज शरीफ। बेनजीर भुट्टो एंड नवाज शरीफ हम 2 मिनट के अंदर शुरू कर रहे हैं। बेनजीर भुट्टो एंड नवाज शरीफ के अंदर आपने मेन जो फैक्टर है वो है डाउनफॉल, और इसके अंदर कुछ भी अच्छी मेन चीज नहीं है, लेकिन सक्सेसेस एंड फेलियर्स फिर भी पढ़ोगे अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हो, सही है। तो प्लीज इसको गौर से समझिएगा। हम 2 मिनट के अंदर शुरू कर रहे हैं, बस 2 मिनट रुकिएगा। अच्छा बेटा, अब हमारे पास है बेनजीर भुट्टो। बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ के बीच की कहानी क्या है। बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ की कहानी बीच की है कि देखें 1988 से आपके जिया भाई टपक गए, सही है। और जिया भाई कैसे मरे थे, आपको पता होना चाहिए, प्लेन क्रैश में मरे थे। अब जब प्लेन क्रैश में वो टपक गए तो 1988 से लेकर 1990 तक कौन थे, बेनजीर, सही है। 1990 से लेकर 1993 तक कौन थे, नवाज। 93 से लेके 96 तक वापसी बेनजीर, 96 से 99 तक वापसी नवाज। तो इस तरीके से अब अगर मैं बेनजीर भुट्टो की बात करूं तो बेनजीर भुट्टो के बारे में आप क्या बताएंगे। सबसे पहले आप ये बताएंगे जिया भाई तो प्लेन क्रैश में टपक गए। गुलाम इसाक खान जीआई के यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा, सबसे पहले ये क्या बने, प्रेसिडेंट बने। जब ये प्रेसिडेंट बने तो आप ये बात बताओगे कि इलेक्शंस हुए, इलेक्शंस के अंदर दो मेजर पार्टीज थी, एक का नाम था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एक का नाम था इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद। इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद जो है वो लीड कर रहे थे नवाज शरीफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लीड कर रही थी बेनजीर भुट्टो। जैसे ही रिजल्ट्स अनाउंस हुए तो 94 सीट्स इनकी थी, ये जीत गई, एंड शी बिकेम द फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर भी आपकी फर्स्ट वो थी। आप ये बात बताओगे कि जब ये जीती तो क्यों जीती। एक तो सबसे पहली चीज, इनके वाले साहब से सब बहुत ज्यादा प्यार करते थे, लोग जिया से बहुत ज्यादा नफरत करते थे। फिर आप ये बात बताओगे कि हमारे पास इनकी अपनी खुद की जो है वो फैन फॉलोइंग थी जिसकी जैसे ये जीती हैं क्योंकि ये पढ़ी लिखी औरत थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर, कहानी ये है कि मुझे ये चीज है कि बेनजीर भुट्टो के दौर के अंदर अच्छी चीजें क्या हुई। बेनजीर भुट्टो के दौर में अगर मैं सक्सेस देखूं तो आप ये बात बताओगे कि सबसे पहला सक्सेस, शी वॉज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर इन मुस्लिम वर्ल्ड। उन्होंने वुमेन के राइट्स पे वो करा, उन्होंने कहा कि भाई वुमेन्स के इक्वल राइट्स होने चाहिए। उन्होंने ये कहा कि जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, आपको याद होगा जिया ने सबसे पहले आके क्या करा था, एमआरडी, और उसी के दौर में बना था, उसने सारे पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स को अरेस्ट कर लिया था। इन्होंने कहा सबको छोड़ो। उसके बाद आप बताओगे इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी के लिए काम करा, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन करी। फिर इन्होंने हेल्थ पॉलिसीज बनाई जिसके तहत इन्होंने लेडी हेल्थ वर्कर्स लाई, जिससे हेल्थ आपका केयर बहुत अच्छा हुआ। फिर इन्होंने क्या करा कि इन्होंने कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को वापसी रीज्वाइन करा, जो कि हम 1972 में छोड़ चुके थे। क्यों छोड़े थे, क्योंकि उन्होंने रिकॉग्नाइज कर लिया था बांग्लादेश को एज अ सेपरेट कंट्री। फिर हमने रीज्वाइन करा, हमने सार्क करवाई 1988 में, जिसके अंदर आपके पास कौन आई, जिसके अंदर आपके पास इंडिया भी आया। जब इंडिया आया तो हमारे उनके साथ रिलेशंस अच्छे हुए। फिर आप बताओगे कि हमारे पास जब 1989 में वो गई तो उन्होंने हमारे ऊपर जो कुछ एड्स हमारी रुकी हुई थी वो उन्होंने उससे बैन हटाया। फेलियर क्या है, फेलियर ये है कि इन्होंने जितने वादे करे वो चीजें प्रॉपर नहीं कर पाई, ये अपनी प्राइसेस कंट्रोल नहीं कर पाई। आप ये बात बताओगे कि हमारे पास 11 महीने के बाद बेनजीर को ओपोजिशन मिली और इनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन हुई। सर, ये नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होती है, जैसे इमरान खान के दौर के अंदर आपने देखा होगा नो कॉन्फिडेंस मोशन हुई थी और इमरान खान के खिलाफ सबने वोट दिया। वो इंसान के बच्चे तो थे नहीं, लोटे थे। तो आप ये बात बताओगे उन्होंने इमरान खान के खिलाफ वोट दिया, अब जैसे ही इमरान खान के खिलाफ वोट दिया तो इमरान खान की हुकूमत हट गई। इसी तरीके से नो कॉन्फिडेंस मोशन बेनजीर के दौर में भी होती है, लेकिन वो सिर्फ 12 वोट से बच जाती है। 12 वोट्स का मतलब यह है कि अगर उनके 119 वोट हो जाते तो वो उनकी गवर्नमेंट गिर जाती।
फिर इन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, आप ये बात बताओगे कि इन्होंने क्या करा कि एमक्यूएम के ऊपर जुल्म करा। एमक्यूएम के ऊपर जब जुल्म करा तो इनके एमक्यूएम से फटे हुए, फिर इन्होंने एमक्यूएम के बंदों को मारा, जिसमें पक्का किला मैसेकर हम जिसको कहते हैं। फिर आप बताओगे बेनजीर जब आई थी तो बेनजीर ने कहा कि मैं औरतों के हुकूक के लिए आवाज उठाऊंगा, बिल्कुल। लेकिन हुदूद ऑर्डिनेंस के अंदर आपको याद होगा कि एक चीज ये थी कि कजफ, कि अगर किसी ने झूठा इल्जाम लगाया तो उसके ऊपर 4 लैशेस पड़ेंगे, तो वो उस चीज को रिमूव नहीं करवा पाई। फिर आप ये बात बताओगे कि हमारे पास क्या हुआ, ये बेनजीर और गुलाम इसाक खान को काफी ज्यादा जो है इनके बीच में फड्डा चला। बेनजीर जो थी वो क्या थी, प्राइम मिनिस्टर थी, गुलाम इसाक खान जो थी वो प्रेसिडेंट थे। और आपको ये बात पता है कि पावर किसकी ज्यादा है, प्रेसिडेंट की ज्यादा है, जिसकी वजह से जब उन्होंने वो करा, तो आप ये बताओगे कि उन्होंने 8th अमेंडमेंट की पावर को इस्तेमाल करते हुए क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। अब सवाल है, व्हाई डिड बेनजीर भुट्टो फॉल फ्रॉम ऑफिस इन 1990? सबसे पहला जो फड्डा हुआ वो किसका हुआ, वो हुआ एमकेएम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। आप ये बात बताओगे, सिंधी कंपलसरी कर दी गई। आप बताओगे वेल एजुकेटेड मुहाजिर्स ने जो है वो क्या करा, एक पीसफुल प्रोटेस्ट करा। उसके बाद आप ये बात बताओगे कि हमारे पास क्या हुआ कि उन्होंने जब हैदराबाद के अंदर ये पीसफुल प्रोटेस्ट चला था तो अटैक करा, जिसके अंदर 250 लोग तकरीबन जो है वो आपके जो है वो शहीद होते हैं। आप ये बात बताओगे, तकरीबन हमारी 40 औरतें जो है इसके अंदर शहीद होती हैं, कहीं पे 31 है, कहीं पे 40 है, कहीं पे लिखा है 250 लोग मरे, कहीं पे लिखा हुआ है मतलब शहीद हुए, कहीं पे लिखा है 300 लोग शहीद हुए। लेकिन जितने भी शहीद हुए, शहीद जरूर हुए। और आप ये बात बताओगे, इसी वजूहत की वजह से हमारे पास मसले क्रिएट हुए। तो इसी वजह से बेनजीर भुट्टो फॉल फ्रॉम ऑफिस इन 1990, क्योंकि उनकी रेपुटेशन काफी ज्यादा गिर गई जब उन्होंने एमकेएम के बंदों को मरवाया। दूसरी जो चीज है वो आप ये बताओगे कि जब ये इलेक्शन जीती तो इनकी जो वो थी मेजोरिटी इन प्रोविंस, वो सिर्फ एक में ही थी, वो सिंध के अंदर, बाकी कहीं पे भी नहीं थी। तो आप ये बात बताओगे कि नवाज शरीफ ने जो है वो अपनी कैंपेन स्टार्ट करी। और आप ये बात बताओगे उन्होंने क्या कारनामा करा नवाज शरीफ ने, कि कोशिश करी कि मैं किसी भी तरीके से इनकी गवर्नमेंट गिराऊं। तो आप ये बात बताओगे कि इन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन ऑर्गेनाइज कराई असेंबली के अंदर, और ओपोजिशन ने 107 वोट दिए, मतलब कि 107 टोटल 237 वोट से, सही है। अगर किसी के भी 119 हो जाते तो उसका फैसला सुनना था, 119 या 119 से ज्यादा। हुआ ये कि 260 वोट जो मिले वो किसको मिले, 207 सॉरी 107 जो वोट मिले वो किसके हक में मिले, कि हम बेनजीर को एज अ प्राइम मिनिस्टर नहीं चाहते, सही है। तो ये जो चीज है वो 12 सीट से बच गई। थर्ड, आप बताओगे कि ये वुमेन के लिए जो इन्होंने कारनामे करे थे वो उसको पूरा नहीं कर सकी, जैसे कि जिना ऑर्डिनेंस। फिर आप ये बात बताओगे कि हमारे पास क्या है कि इन्होंने जो है वो बिल्कुल भी काम नहीं करा। फिर आप बताओगे कि हमारे पास क्या है, जब इन्होंने ये सारे कारनामे प्रोमिसेस और अपने फुलफिल नहीं कर पाई, तो आप ये बताओगे जो लोग थे उनको काफी ज्यादा गुस्सा आया कि इन्होंने हमें धोखा दिया है, इन्होंने हमसे वादे करे लेकिन कुछ नहीं करा, जिसकी वजह से महंगाई और अनएम्प्लॉयमेंट पे भी थोड़ा बहुत फर्क आया। तो ये हमें क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। फिर सवाल है, वर द चैलेंजेस फेसिंग इन बेनजीर भुट्टो द सिंध द मेन रीजन? सबसे पहले आपने सिंध वाला रीजन बताया। फिर आपने क्या बात बताई, जो ये वाला है रीजन। फिर आपने ये बात बताई कि भाई सिंध जो है शी मेड कंट्रोवर्शियल प्लेसमेंट। कैसे कंट्रोवर्शियल प्लेसमेंट उन्होंने करी? सबसे पहले आप ये बात बताओगे कि उन्होंने अपनी वालदा को फेडरल मिनिस्टर बनाया। उनके वालिद साहब जो सुसर थे, मतलब आसिफ अली जरदारी के अब्बा हुजूर हाकिम अली जरदारी, करप्ट, इंतहाई हद तक करप्ट आदमी, उनको किसका बना दिया, आप ये बताओगे, उनको चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बना दिया। आप ये बात बताओगे कि हमारे पास क्या हुआ, कि इनके ऊपर केसेस थे कि ये लोग करप्शन करते हैं, हाकिम अली जरदारी, आसिफ अली जरदारी, कि ये लोग किकबैक्स करते हैं, धोखे देते हैं, कमीशन लेते हैं, कि आपके पास महंगा चीज बेचते हैं। तो जिसकी वजह से आप ये बात बताओगे कि हमारे पास क्या होता है, कि ये चीज हमें पता होनी चाहिए। फिर एक और हमारे पास रीजन है कि गुलाम इसाक खान ने अपनी पावर को इस्तेमाल करते हुए क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। तो 5 रीजन है, आप मतलब 4 रीजन है, 1 2 3 4, आपने 4 रीजन लिखे एंड देन इंक्लूजन लिखा। उसके बाद हमारे पास जो कहानी है वो है नवाज शरीफ की। नवाज शरीफ का जो फर्स्ट टेन्योर है वो 1990 से लेकर 1993 तक। अच्छा, अगर हम इसके डाउनफॉल के रीजन देखें तो पहला रीजन हमारे पास एमकेएम से फटा, नो कॉन्फिडेंस मोशन ट्रेन मार्च, उसके अंदर सॉरी नो कॉन्फिडेंस मोशन ट्रेन मार्च हमारा सेकंड उसके अंदर था। उसके बाद आप ये बताओगे कि हमारे पास क्या चीज होती है कि इन्होंने जितने वादे करे वो वादे कहीं पर भी पूरे नहीं हुए। फिर आप बताओगे कि हमारे पास रिलेशन जो है वो उनके अच्छे नहीं होते, जिसकी वजह से उनको क्या कर दिया जाता है, डिसमिस कर दिया जाता है। तो ये बात हमें पता होनी। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर इसके बाद क्या है, इसके बाद है नवाज शरीफ भाई। नवाज शरीफ भाई 1990 से 1993 आए, इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद 106 सीट जीती और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत कम सीट जीती। अब इनके आने में सक्सेसेस क्या हुए? सिंध के अंदर आपको पता है कि भाई बहुत ज्यादा ड्रग ट्रैफिकिंग ये सारी चीजें हो रही थी, इन्होंने ऑपरेशन स्टार्ट करा आर्मी की मदद से और उसके ऊपर हल करा।
तो वो सारी चीजें कुछ हद तक हल होना शुरू हुई। दूसरी चीज, अब सक्सेसेस के अंदर पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज आप क्या बताओगे कि नवाज शरीफ ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट काम करने के लिए काम करा, ऑप्टिक फाइबर आपकी लगाई, आपका लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे बनाया। आप ये बात बताओगे कि हमारे पास मोटरवे को एक्सटेंड किया गया। आप ये बात बताओगे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है वो उसको सेटअप किया गया। तो जब ये सारी चीजें डेवलप हो रही हैं तो ऑब्वियसली बात है इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत ज्यादा काम किया। फिर आप बताओगे इन्होंने प्राइवेटाइजेशन जो है वो हमारे पास क्या करी, चीजों की करना शुरू करी, जैसे जियाउल हक ने प्राइवेटाइजेशन करी थी, इन्होंने भी कुछ हद तक चीजों की प्राइवेटाइजेशन करना शुरू करी। उसके बाद आप ये बात बताओगे कि हमारे पास क्या हुआ कि नवाज शरीफ ने एक और कारनामा ये करा था कि येलो कैब टैक्सी निकाली थी, लोगों को लोन दिए थे जिससे वो लोग येलो कैब टैक्सी चलाते थे और पैसे कमाते थे। तो ये कुछ हद तक क्या है, सक्सेस। सर फेलियर क्या है? फेलियर आप ये बात बताओगे कि हमारे पास क्या 7 लाख लोगों का पैसा खूब जाता है। सर कैसे खूब जाता है? आप इसके अंदर बताओगे कोऑपरेटिव सोसाइटीज स्कैंडल, आप इसके अंदर बताओगे बैंक ऑफ क्रेडिट एंड कॉमर्स इंटरनेशनल एक फेलियर का रीजन है, हम डाउनफॉल में पड़ते हैं। तो पहला रीजन हमारे पास क्या है? पहला रीजन हमारे पास ये है कि इन्होंने एक पॉलिसी बनाई जिसका नाम था कोऑपरेटिव सोसाइटीज स्कैंडल। अच्छा, हम डाउनफॉल पढ़ लेते हैं तो फेलियर्स ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। अगर सवाल आ जाए व्हाई डिड नवाज शरीफ फेल फ्रॉम ऑफिस इन 1993, सबसे पहली जो चीज है, आप ये बात बताओगे कि इन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट इशू को सॉल्व करने के लिए काफी ज्यादा कोशिश करी और उसका हल इन्होंने ये निकाला कि मैं लोगों को टैक्सी देता हूँ, टैक्सी से लोग पैसे कमाएंगे और पैसे कमाने के बाद मुझे रिटर्न करेंगे और क्या होगा, हमारी तरक्की होगी। लेकिन इन्होंने क्या करा कि जब ये लोगों को पैसे दिए तो उसका मेन चेक नहीं करा कि भाई कौन हकदार है कौन हकदार नहीं है, और हर चीज की डॉक्यूमेंटेशन नहीं रखी, जिसकी वजह से आधे से ज्यादा लोग आपके क्या हो गए, फरार हो गए। दूसरी चीज आप ये बताओगे कि जब हमारे पास अफगान रेफ्यूजीज बहुत ज्यादा पाकिस्तान के अंदर आए तो क्लासरूम ऑफ कल्चर, ड्रग ट्रैफिकिंग, किडनैपिंग, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा होना शुरू हो गई। तो ये बात हमें पता होनी चाहिए। उसके बाद 1991 के अंदर जो हमारे पास शरीयत बिल आया था, शरीयत बिल के अंदर इन्होंने कहा कि हम कुरान एंड सुन्नत को फॉलो करेंगे, लेकिन उसके अंदर कुरान एंड सुन्नत को फॉलो नहीं करा जाता था। आप ये बात बताओगे कि जो लिबरल थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, आप ये बात बताओगे वो हमारे पास क्या कहते थे, वो कहते थे कि आपने इतना ज्यादा इस्लामिक इसको बना दिया है, हम इसको इस्लामिक नहीं चाहते। इसी तरीके से कुछ लोग थे वो कहते थे कि इसको आपने बहुत कम इस्लामिक बनाया, इसको ज्यादा से ज्यादा इस्लामिक बनाओ। तो ये चीज बड़ी मसले आपके लिए क्रिएट करे। तो ये 3 रीजन। अब अगर ऐसा सवाल आ जाए टू व्हाट एक्सटेंट कोऑपरेटिव सोसाइटीज स्कैंडल, अब सर कोऑपरेटिव सोसाइटीज स्कैंडल था क्या? कोऑपरेटिव सोसाइटीज स्कैंडल बेसिकली ये था कि ये एक स्कैंडल हुआ, एक मसला हुआ, लोगों को ये कहा गया कि भाई आप हमें पैसे दो आहिस्ता आहिस्ता। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं हर महीने 1000 भरता, अब मेरे 1 साल के बाद 12,000 उनके पास जमा हो गए। वो ये कहते थे आप आहिस्ता आहिस्ता पैसे दो, जब आपके पास पैसे आपको नीड होंगी तो हम आपको क्या करेंगे, पैसे दे देंगे। हमने कहा यार वाह इतनी अच्छी चीज। अब नवाज शरीफ ने कोऑपरेटिव सोसाइटीज स्कैंडल की फुल प्रमोशन करी, हम लोग जो है वो उसमें पैसे कहने पे लगा दिया। अब जब कोऑपरेटिव सोसाइटीज स्कैंडल के अंदर पैसा लगाया तो उसके अंदर होता क्या था कि जो पैसे मिलते थे, जो डिस्ट्रीब्यूट होते थे, वो सिर्फ और सिर्फ किसको होते थे, वो सिर्फ नवाज शरीफ का एक ग्रुप था, इत्तेफाक ग्रुप, सिर्फ उसको मिलते थे और किसी को नहीं मिलते थे। जिसकी वजह से आप ये बताओगे कि हमारे रिलेशन जो हैं वो भी काफी जो है इसकी वजह से खराब होते हैं, और एक जो आपकी नवाज शरीफ की पॉपुलैरिटी थी उसकी धज्जियां उड़ जाती। सही है। दूसरी चीज, डाउनफॉल के अंदर भी तो रीजन है। पहला रीजन हमारे पास तो ये हो गया कि भाई कॉपरेटिव। दूसरा सोवियत अफगान वॉर है। सोवियत अफगान वॉर की वजह से आप ये बात बताओगे कि हमारे पास क्या होता है, its government failed in gaining capital for various projects due to wrong economic steps USA had provided supported during the Soviet Afghan War। सर जो सबसे बड़ी गलती हुई थी ना, वो ये हुई थी कि नवाज शरीफ ने पब्लिकली ये बात अनाउंस कर दी थी कि हमारे पास न्यूक्लियर है, तो जिसकी वजह से हमारे पास जो न्यूक्लियर वेपन्स थी वो ना किसी काम की रही, साथ ही साथ हमारे पास जो एड होती थी वो हमारी क्या हो गई, रुकना शुरू। तो ये बात हमें क्या होनी चाहिए, पता होनी। उसके बाद आप ये बताओगे कि हमारे पास एक और बैंक था जिसका नाम था BCCI, बैंक ऑफ क्रेडिट एंड कॉमर्स इंटरनेशनल। अब सर ये बैंक ऑफ क्रेडिट एंड कॉमर्स इंटरनेशनल के अंदर क्या था, ये एक इंटरनेशनल बैंक था, इसके अंदर लोगों ने अपने पैसे रखे, नवाज शरीफ ने अपने पैसे रखे, गवर्नमेंट ने अपने पैसे रखे, लेकिन ये बैंक क्या हो गया, फरार हो गया, ये बैंक क्या हो गया, करप्ट हो गया, जिसकी वजह से आप ये बात बताओगे कि हमारे पास क्या हुआ, डाउनफॉल का एक रीजन। और फिर फाइनल रीजन है 8th अमेंडमेंट, कि उन्होंने अपनी पावर को इस्तेमाल करा और गुलाम इसाक खान ने पहले ही बोला नवाज शरीफ बेटा पहली फुर्सत में निकलो, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये फेल। तो ये आपने फिर कंक्लूजन में मैं 8th अमेंडमेंट को ही सपोर्ट करूँ। फिर हमारे पास है बेनजीर भुट्टो दूसरी दफा 1993 के अंदर बेनजीर भुट्टो वापसी आई। नवाज शरीफ क्यों नहीं आए, क्योंकि जाहिर सी बात है इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद में गए थे, और आप जो है वो अब किस में आ गए, वो अब PML नून में आ गए। मतलब अभी PML नून उसका पूरा नाम नहीं हुआ था, लेकिन बाद में उसका नाम PML नून हो गया। अभी मतलब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज।
अब सवाल ये है कि भाई अब जो हमारे पास बेनजीर जो हमारे पास आई वो पीएमएल नून, तो इसके अंदर हार गई। अब जो आई वो कौन आई? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। आप ही बताओगे कि इसमें जो प्रेसिडेंट था वो फारूक लेगारी था, वो भी पीपल्स पार्टी का था। तो हमें ये उम्मीद थी कि भाई अब तो सही, हर चीज अच्छे तरीके से हो जाएगी। अब सर सक्सेस क्या हुए? आप ये बात बताओगे इन्होंने क्या करा? सबसे पहला कारनामा, इन्होंने वुमेन पुलिस स्टेशन बनाए, वुमेन जजेस बनाई, इन्होंने वुमेन डेवलपमेंट बैंक बनाया। फिर इन्होंने क्या करा? इन्होंने सबसे पहले वुमेन को पैसे देना शुरू करे। आप ये बात बताओगे कि हमारे पास क्या हुआ कि ये बाहर जाकर इन्होंने क्या करी? एनर्जी सेक्टर के लिए पैसे लाई, वर्ल्ड बैंक से, आईएमएफ से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से। उसके बाद 1995 के अंदर आप ये बात बताओगे यूनाइटेड स्टेट्स कोशिश कर रहा था कि हमारे ऊपर जो इकोनॉमिक और मिलिट्री सैंक्शंस लगी हुई हैं वो हमारे ऊपर क्या हो जाए? हट जाए। साथ ही साथ में आप बताओगे कि पाकिस्तान ने 5,000 सोल्जर्स, अच्छा कहीं कहीं पे लिखा हुआ है कि हमने 50,000 सोल्जर्स, कहीं पे लिखा हुआ है कि हमने 20,000 सोल्जर्स, कहीं पे लिखा हुआ है 5,000 सोल्जर्स। हमने सोल्जर्स जो है वो सोमालिया के अंदर दिए, जिसकी वजह से आप ये बात बताओगे कि हम उस पीस ट्रीटी को मेंटेन कर सके और हमारे क्या रहे अच्छा। तो ये एक अच्छा काम हुआ ना, ये सक्सेसेस। फेलियर्स के अंदर वही है डाउनफॉल का रीजन। अब सवाल है कि भाई बेनजीर का डाउनफॉल क्यों आया? पहला जो बेनजीर का डाउनफॉल का रीजन है वो ये है कि इन्होंने बातें फेंकम फेंकी बहुत करी। वही वाली बात है, दुकान बातें करोड़ों की, दुकान पकोड़ों की। आप ही बात बताओ कि बेनजीर ने इतनी फेंकम फेंकी करी कि मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी, मैं ये वुमेन के लिए कर दूंगी, लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं करा। जब इन्होंने कुछ भी नहीं करा तो बेटा आप निकलो, आपका कोई काम थोड़ी है। फिर आप बताओगे इनकी अपनी अपनी वालदा से फड्डे हो गए थे। नुसरत भुट्टो चाहती थी कि मेरी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उसको लीड कौन करे? मुर्तजा भुट्टो। आप ही बात बताओगे मुर्तजा भुट्टो ने अपनी जुल्फिकार ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई थी अपने अब्बा के बदला लेने के लिए। वो पीस भी चाहते थे, लेकिन वो जो है वो थोड़े गुस्से वाले भी थे। आप ये बात बताओगे कि हमारे पास क्या होता है कि मुर्तजा भुट्टो आसिफ अली जरदारी के बारे में, बेनजीर के बारे में प्रोटेस्ट के दरमियान कुछ गलत बातें करते हैं, जिसकी वजह से आप ये बात बताओगे कि मुर्तजा अली भुट्टो के खिलाफ एफएसएफ जो हमारे पास वो है बेनजीर भुट्टो, वो एक्शन लेती है और सिंध पुलिस जो है वो मुर्तजा भुट्टो को मार देती है। जिसकी वजह से आप ये बात बताओगे कि हमारे एक तो रिलेशंस क्या होते हैं, इनके आपस में बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं। मतलब आपस में लड़ रहे हैं कि आप अपने भाई को मार रहे हो। अब सर इतना कोई वो हो सकता है? दूसरी चीज, जज की एक जजमेंट आती है कि ये जो मारा गया है ये किसने मारा है? ये मारा गया है, ये इसके अंदर गवर्नमेंट इन्वॉल्व। थर्ड आप बताओगे जो रीजन हटाने का था वो ये था कि इनके जो वो हैं हस्बैंड बेनजीर के, वो थे आसिफ अली जरदारी। मतलब एक जरदारी सब पे भारी। आप ही बात बताओगे वो कमीशन, किकबैक्स, मनी लॉन्ड्रिंग, हर चीज वो काम करता था। जिसकी वजह से आप ये बात बताओगे कि हमारे पास क्या है कि बहुत ज्यादा एक डर था। तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए। जिसकी वजह से आप बताओगे कि कुछ रीजंस की वजह से डाउनफॉल आया। एक तो उनके हस्बैंड एक तो ऐसे थे, सही है। एक तो हमारे पास दूसरा रीजन हमारे पास क्या है, आपस में फैमिली के बर्थडे चल रहे थे, अपने वादे प्रॉमिस पूरे नहीं कर। टू व्हाट एक्सटेंट प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी कंट्रीब्यूट द गवर्नमेंट? तो सबसे पहले आप बताओगे कि इन्होंने प्राइवेटाइजेशन करने की कोशिश करी, लेकिन इनको इतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। क्यों अच्छा रिस्पांस नहीं मिला? क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर सारे के सारे लैंड ओनर्स थे। वो ये बात चाहते थे कि ये सारी इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट के हाथ में रहे, ताकि उसका कोई चेक इन बैलेंस ना हो, वो लोग अपनी बदमाशियां कर सकें। और ये आप बताओगे कि बेनजीर भुट्टो का जब ये आया तो काफी लोगों ने अपोज करा, और उसके बाद क्या हुआ कि इसका डाउनफॉल का एक रीजन हमारे पास बना। However, other reasons also contributed। उसके अंदर आप क्या बताओगे कि हमारे पास इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आप क्या बताओगे कि बेनजीर भुट्टो जब लीडर बनी तो उन्होंने क्या करा कि सारा चार्ज खुद ले लिया, और उन्होंने कहा कि मैं एक इकोनॉमिस्ट हूँ, मैं सारी चीजें खुद मैनेज करूंगी। लेकिन उन्हीं के टाइम के अंदर हमारे पास 30% हमारा पैसा डीवैल्यू होता है। पाकिस्तान की जो जीडीपी ग्रोथ होती है वो 6% से 4% पे चली जाती है। फिर आप बताओगे कि हमारे पास जो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स हैं वो 8% से तकरीबन कितनी हो गई, वो हमारे पास थोड़ी सी ज्यादा होना शुरू। तो कहने का मकसद ये है कि कहीं पर हम इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, कहीं पर हम बुराइयां कर रहे हैं। तो आपके पास क्या है कि वैसे तो सही है, लेकिन कहने का मकसद ये है कि इन्होंने जितनी बड़ी बड़ी बातें करी कि मैं इकोनॉमिस्ट हूँ, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी, इन्होंने कुछ नहीं करा। आप ये बात बताओ कि 6% से 4% गई, और आपके पास जो मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ है वो तकरीबन जो है वो हमारे पास 8% से 2.3% हो गई। तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए। फिर एक और हमारे पास क्या है, ओपोजिशन के नवाज शरीफ बेनजीर को अपोज करते थे, और बेनजीर के खिलाफ उन्होंने ट्रेन मार्च स्टार्ट करा था फ्रॉम कराची। और वो कहाँ तक चल रहा था? वो पेशावर तक चल रहा था। और उसके अंदर बेसिकली ये क्या करना चाह रहे थे, ये आप करोगे क्या? उसके अंदर डिफरेंट स्पीचेस रखी गई और उसके अंदर बेनजीर के बारे में उलट सुलट बातें की गई, जिसकी वजह से क्या हुआ? आप बताओगे कि हमारे पास क्या हुआ? डाउनफॉल उनका आया।
उसके बाद एक और जो हमारे पास रीजन है सर, वो क्या रीजन है? आप ये बात बताएंगे कि इनका फड्डा किससे हुआ? प्रेसिडेंट लगारी से फड्डा हुआ। और जैसे ही प्रेसिडेंट लगारी से फड्डा हुआ तो ऑब्वियस सी बात है, इन्होंने क्या करा कि उसका फायदा उठाया, और उन्होंने क्या कर दिया, पहले ही जो है वो प्रेसिडेंट लगारी ने 8th अमेंडमेंट का फायदा उठाया, प्रेसिडेंट की पावर ज्यादा थी, उन्होंने फौरन डिसमिस कर दिया। तो ये बात हमें पता होनी चाहिए। तो कुछ रीजंस वहां पर हैं, कुछ रीजंस यहाँ पर हैं, तो आपने घबराना। तो ये डाउनफॉल के रीजंस। अब है नवाज शरीफ भाई। नवाज शरीफ भाई जो है वो अब आपके पास लास्ट है 1996 से लेके 1999 तक। मलिक राज खालिद आपके पास केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर थे। अब इलेक्शन जैसे ही हुए, नवाज शरीफ जो है वो जीत गए। अब नवाज शरीफ जैसे ही आए, इन्होंने जो सबसे अच्छा काम करा है, इन्होंने 13 अमेंडमेंट लाए। 13 अमेंडमेंट किया है 8th अमेंडमेंट का उल्टा। पहले प्रेसिडेंट की पावर ज्यादा थी, ही कैन डिसमिस एनीवन विदाउट एनी इन्वॉल्वमेंट, हर किसी को वो डिसमिस कर रहे थे। लेकिन बाद में आप ये बताओगे 13 अमेंडमेंट आई जिसके अंदर ये पावर प्रेसिडेंट की कम कर दी गई। फिर इन्होंने 14 अमेंडमेंट निकाली कि कोई भी बंदा अपनी पार्टीज चेंज नहीं कर सकता, ताकि एक स्टेबिलिटी आए और लोग अपनी पार्टीज इतनी जल्दी जल्दी चेंज ना करें। सर तीसरी चीज इनके दौर में क्या अच्छी हुई, तो आप ये बात बोलोगे कि इन्होंने न्यूक्लियर टेस्टिंग करी छगाई पर, जिसकी वजह से आप ये बात बताओगे इनकी पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा क्या हुई, इंक्रीज। सर फेलियर्स क्या हुए इनके दौर के अंदर? फेलियर, एक तो इन्होंने नजम सेठी को पकड़ा था, अभी हम वो कहानी समझेंगे। फिर चीफ जस्टिस के ऊपर इन्होंने अटैक करा था, हम वो भी समझेंगे। फिर आप बताओगे कि जहांगीर करामत से इनका फड्डा हुआ था, वो भी हम समझेंगे। जनरल मुशर्रफ से फड्डा हुआ था, वो भी अभी हम समझेंगे। अब सवाल ये है कि भाई क्या मसले थे? सबसे पहला मसला, आप ये बात बताओगे, नजम सेठी एक बंदा था, नजम सेठी मीडिया का हेड था, वो नवाज शरीफ के बारे में उलट बातें लिख रहा था। नवाज शरीफ ने क्या करा, उसको किडनैप कराया, किडनैप करवाने के बाद उठा लिया। जब उठा लिया तो उसके बाद क्या हुआ, काफी ज्यादा प्रेशर आया, इंटरनेशनल मीडिया से बातें होना शुरू हुई, तो उसके बाद जाकर आप ये बात बताओगे कि इन्होंने क्या करा, रिलीज करा। तो नजम सिटी को अगर आपके खिलाफ कोई भी बातें लिख रहा है तो आपकी मीडिया से इन्होंने पंगा ले लिया, जिसकी वजह से मीडिया ने आपकी धज्जियां उड़ाई। दूसरी जो चीज है वो क्या है? दूसरी जो चीज है वो ये है कि हमारे पास चीफ जस्टिस जो थे, उन्होंने कहा कि भाई नवाज शरीफ आप करप्ट हैं, आपके करप्शन के केसेस हैं, प्लीज आप जो है वो कोर्ट के अंदर है। अब ये बात उनके सपोर्टर्स से जो है वो संभली नहीं जा रही थी। तो उन्होंने क्या करा कि उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से जब वो जा रहे थे, तो उन्होंने सारी की सारी क्या करा कि जितने भी फॉलोअर्स थे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अटैक कर दिया, जिसकी वजह से आपकी एक तो इज्जत की ऐसी की तैसी हो गई, धज्जियां हो रही। फिर थर्ड आप बताओगे कि हमारे पास क्या है, कि नवाज शरीफ ने क्या करा, पाकिस्तान आर्मी आपके पास जो है वो एक मशवरा लेकर आया, जहांगीर करामत जो उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, वो मशवरा लेकर आए कि हम दोनों मिलकर रूल करते हैं, मतलब सिविलियन और आर्मी दोनों मिलकर रूल करती है, और उसके बाद हम कुछ करते हैं। तो हमने क्या कर दिया, बना लिया। उसके बाद आप ये बात बताओगे कि हमारे पास क्या है, कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो हमारे पास है, उसके अंदर क्या कहा गया, उसके अंदर ये कहा गया कि दोनों साथ मिलकर रूल करते हैं, लेकिन हमने क्या कर दिया, मना कर दिया। और उसके बाद जहांगीर करामत को हमने रिजाइन करवाया, कि भाई ये तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम ऐसी बातें कर रहे हो, तो जहांगीर करामत को हमने रिजाइन करवा दिया। रिजाइन करवाने के बाद हम परवेज मुशर्रफ को लाए। परवेज मुशर्रफ नवाज शरीफ को बगैर बताए, ये कारगिल कॉन्फ्लिक्ट था, परवेज मुशर्रफ बगैर बताए कहाँ चले गए, बगैर बताए आपके पास वो चले गए, अल्लाह भला करे, कारगिल। और जब वो कारगिल गए तो उन्होंने कारगिल को कैप्चर करा, द्रास को कैप्चर करने की कोशिश करी, तो यूएसए प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन का फोन आया, और बिल क्लिंटन ने कहा हेलो, क्या कर रहे हो तुम लोग जो है वो अटैक कर रहे हो। तो उसके बाद नवाज शरीफ ने कहा नहीं नहीं, हम तो अटैक नहीं कर रहे। तो नवाज शरीफ को उसने बोला कि झूठ नहीं बोलो। फिर नवाज शरीफ ने परवेज मुशर्रफ को फोन करा कि तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग जल्दी से वापसी आओ, ये तुम लोग क्या वो ड्रामेबाजी कर रहे हो। तो नवाज शरीफ जब वापसी आया, तो नवाज शरीफ ने सॉरी परवेज मुशर्रफ जब वापसी आया, तो परवेज मुशर्रफ ने उसका कहना नहीं माना था ना। तो नवाज शरीफ ने कहा कि आप अपना प्लेन जो है वो लैंड नहीं कर सकते। अच्छा, कुछ जगहों पे ये लिखा हुआ है कि उन्होंने जो है वो सिंध के एक रूरल एरिया के अंदर क्या करा, सिंध के एक रूरल एरिया के अंदर उन्होंने वो करा, क्या होता है, प्लेन लैंड करवाया, और उसके बाद वो वहां पर रहे। अब नवाज शरीफ जब परवेज मुशर्रफ वापसी आया ना, जब वहां से कारगिल से वापसी आया, तो उसका प्लेन लैंड नहीं होने दिया, किसने, नवाज शरीफ ने। साथ ही साथ में उसने क्या करा, साथ ही साथ में उसने परवेज मुशर्रफ को कहा बेटा आपकी मैं छुट्टी करवा रहा हूँ। इस बात पे आर्मी को गुस्सा आया। आर्मी को क्यों गुस्सा आया? क्योंकि पहले नवाज शरीफ ने जहांगीर करामत को हटाया था, तो आर्मी को ऑलरेडी गुस्सा था। परवेज मुशर्रफ को हटाने की बात हुई, तो परवेज मुशर्रफ ने अपनी पावर इस्तेमाल करी, और परवेज मुशर्रफ ने क्या लगा दिया, मार्शियल लॉ लगा दिया, और नवाज शरीफ को अरेस्ट करवा दिया। सवाल है कि एक्सप्लेन द सर्कमस्टेंसेस दैट ब्रॉट जनरल परवेज मुशर्रफ इन ब्रॉड। सबसे पहला रीजन ये है, ये रीजन आपने नहीं पढ़ा लेकिन आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले जो हमारे पास रीजन है वो क्या है, कि आपके पास जो नवाज शरीफ थे, वो किसको सपोर्ट कर रहे थे, तालिबानों को सपोर्ट कर रहे थे। कहां पर, अफगानिस्तान के अंदर, जिसकी वजह से यूएसए के साथ हमारे रिलेशंस खराब हो गए। जब यूएसए के साथ हमारे रिलेशन, अच्छा सर
अब क्या मसला हो रहा है, पहले तो जब हम अफगानिस्तान को सपोर्ट करते थे यूएसए बड़े मजे से सपोर्ट करता था। अब मतलब नहीं है ना, अब सोवियत अफगान वॉर खत्म हो गई है, अब यूएसएसआर को तो आप डिफीट कर नहीं रहे। तो यूएसए को जब हम सपोर्ट नहीं कर रहे थे, हम अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे, तो यूएसए ने हमसे कहा कि आप उसामा बिन लादेन हमें दो। हमने कहा भाई हम तो नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि उसामा बिन लादेन ने यूएसए एम्बेसी जो है वो केनिया के अंदर एक बुराई थी, जिसकी वजह से आप ये बात बताओगे कि हमारे रिलेशंस क्या हुए, एक सॉर्ट ऑफ बुरे हुए, और उसकी वजह से परवेज मुशर्रफ को आना पड़ा। दूसरी जो चीज है वो आप ये बात बताओगे कि हमारे पास जब न्यूक्लियर टेस्टिंग हुई, तो आप ये बात बताओगे कि हमारी इकोनॉमी क्या हुई, बहुत 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 वीक होना शुरू। आप ये बात बताओगे कि हमारे पास क्या है, कि हमारे पास जो आप ये कह सकते हो कि जो न्यूक्लियर टेस्टिंग थी, एक इंटरनेशनल वर्ल्ड के अंदर ये चीज़ अच्छी नहीं समझी जाती, जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे लोगों से रिलेशन खराब। फिर आप बताओगे कि हमारे पास नवाज शरीफ कुछ करप्शन केसेस के अंदर भी मौजूद था, जैसे कि आप बोल सकते हो कि हमारे पास हेलीकॉप्टर केस है उसके अंदर मौजूद था, जिसकी वजह से आप ये बताओगे कि हमारे पास नवाज शरीफ जो है जब कोर्ट के अंदर जाता है तो कोर्ट के ऊपर अटैक हो जाता है और उसकी रेपुटेशन बहुत ज्यादा गिर जाती है। और उसके बाद फिर ये भी एक रीजन हो सकता है। फिर एक रीजन ये भी हो सकता है कि आपके पास नवाज शरीफ जो है उसको जहांगीर करामत जो है वो क्या कहते हैं कि हम दोनों मिलकर रूल करते हैं, तो उस पर भी हम अपोज करते हैं। और साथ ही साथ में फिर आपने पूरी कारगिल वाली कहानी बता दी कि किस तरीके से हमने उसको परवेज मुशर्रफ को लैंड होने से रोका। फिर परवेज मुशर्रफ ने क्या करा, परवेज मुशर्रफ ने लैंडिंग करी। और उसके बाद आप ये बात बताओगे कि बहुत सारी जगहों पे लिखा हुआ है कि कराची में लैंडिंग नहीं हुई, नवाब शाह के अंदर लैंडिंग हुई, कुछ जगहों पे लिखा हुआ है सिंध के अंदर कहीं लैंडिंग हुई। तो जब वो लैंडिंग हुई, तो आप ये बात बताओगे परवेज मुशर्रफ ने जो है वो टेक ओवर कर लिया और नवाज शरीफ की क्या कर दी, छुट्टी कर दी। तो ये बात हमें क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। अब सवाल ये है कि सर हमारे पास पेपर में क्या क्या आता है। क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश 7 मार्क 14 मार्क। आपके पास साथ ही साथ में क्या है, क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश का जुल्फिकार अली भुट्टो, उसके बाद है जियाउल हक, फिर है बेनजीर, फिर है नवाज, फिर है बेनजीर, और फिर है नवाज, और फिर है परवेज मुशर्रफ। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर ये हमारा पूरा खत्म हो गया, यस पूरा खत्म हो गया। अब आप लोगों से सबसे ये दरख्वास्त है कि बेटा ईद है, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ना। भले आप लोगों को कहीं पे भी जाना हो आप लोग जरूर जाएं, लेकिन मैं आप लोगों को यही कहूंगा कि प्लीज 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 थोड़ी सी मेहनत कर लें, और थोड़ा बहुत रिवाइज करके जाइएगा, मेहनत करके जाइएगा। हमारी क्लास जो है वो खत्म हो गई है, उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। कोई भी कंफ्यूजन हो आप लोग मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। यहाँ पे हमारा सेक्शन 3 खत्म होता है, अब हम सेक्शन 3 भी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।